तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन देखिए और बाजार में वोलेटिलिटी काफ़ी। बैंक निफ्टी जो इन ग्रीन ट्रेड कर रहा था फिर से 46 अंकों की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है 49,053 के लेवल पर। और निफ्टी देखिए 39 अंकों की गिरावट के साथ अभी 22,889 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लेकिन कैसे इसको स्ट्रेटेजाइज करें, मेरे साथ जुड़े हैं वीरू जी। वीरू जी बताइए कि पहले निफ्टी में क्या करना चाहिए, जिस तरीके से निचले स्तरों से हमें रिकवरी देखने को मिली 200 अंकों की, क्या वो सस्टेनेबल है, कैसे लग रहे हैं टेक्सचर, साथ ही अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं? जी देखिए श्रेया, फ्रैंकली स्पीकिंग आज का अब तक का ये सेशन काफ़ी हद तक अनप्रेडिक्टेबल था। मतलब कहना बहुत आसान है कि भाई गैप डाउन हो गया, बाय कर लो यहाँ पे या फिर हायर लेवल्स पे सेल कर दो। निर्णायक नहीं था अब तक का सेशन। सेल करने की एक ट्रेजेक्ट्री होती है, सेल करने के लिए रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अब आप कहें कि निफ्टी ने करीब करीब 23,725 का 22,725 का लो लगाया, पर फ्रैंकली स्पीकिंग फर्स्ट हाफ में किसी को शॉर्ट का मौका नहीं मिला। निर्णायक क्या होगा? निर्णायक तब होगा जब आपको एक बार फिर से हायर ट्रेजेक्ट्रीज में सेल का मौका मिले। ट्रेजेक्ट्रीज बेटर कौन सी हैं सेल करने के लिए? वो है 23,950, जहां से अभी कुछ देर पहले सिंक हुआ था, वो है 23,050। कॉल राइटर्स के जोन के आसपास जाके आप शॉर्ट करें ना, तो वो एक बेहतरीन ट्रेड होगा। मेरे ख्याल से जिसके पास शॉर्ट पोजिशनल था वो तो ठीक है, देखिए एंजॉय कर रहा था देखो श्रेया, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आज एक बहुत रीजनेबल ट्रेड अब तक नहीं मिला है। मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशन है, बैंक निफ्टी इज डूइंग वेल बट ऑन द अदर हैंड निफ्टी आईटी इज सिंकिंग। अब जरा एक बार इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं। क्या क्लोजिंग में हमें कोई ऐसा थ्रेशहोल्ड पॉइंट मिल रहा है जिसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग आ जाए, या फिर अभी भी सनराइज का ट्रेड काम करेगा? आपके स्क्रीन पर 6 स्टैट्स हैं, जरा एक बार देखिएगा। आज पुट राइटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी चीज जो है कि 23,000 के कॉल के इक्वली अगर आप देखें पैरेलली अलाइंड है आपका 22,800 की पुट का ओआई विद अप्रॉक्सीमेटली 34 लाख शेयर्स एडिशन। यानी कुल मिला के एक बात तो ये प्रूव हो गई है कि जब जब आप हायर ट्रेजेक्ट्रीज में सेल करें 22850 एंड मोर स्पेशली 22750, ये दो लेवल लिख लीजिए। इस 100 पॉइंट के दायरे में आपको अपने शॉर्ट को डेफिनेटली कवर करना है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये पुट सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। जरा एक बार फिर से लेके आइए सेट्स। और एक और बात, जब तक निर्णायक मूव निफ्टी में तब तक नहीं आएगा ऑन द हायर साइड, जब तक कि 23,050 की ट्रेजेक्टरी नहीं कट रही। इस लेवल का जिक्र मैंने सुबह भी किया था। 23,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई 62,73,000 है। इंट्राडे में बिकी है सबसे ज्यादा कॉल वहीं पर ही, यानी जब पुल बैक मिल रहा है तो राइटर वहीं पे आके बैठा है। सुबह के प्लीज एक बार मॉर्निंग के लेवल लेके आइएगा। वो ट्रेजेक्ट्री क्या डिसाइड की थी हमने? इट वॉज 23041 एंड 23109। जब तक कि ये श्रेया 50 पॉइंट का क्लस्टर नहीं टूटेगा, नहीं क्रैक होगा, लॉन्ग करने का कन्विक्शन नहीं आएगा। और इवन इन दैट केस अगर हम ये जोन पार कर दें तो एक शॉर्ट टर्म स्विंग टुवर्ड्स शॉर्ट टर्म एवरेजेस 10-20 वो है 23,202 और 23,267 यहां पे अप्लाई हो रखे हैं, यहां तक आ सकता है। बट इस चैनल में श्रेया मैं यही कहूंगा, इट्स बेटर टू अवॉइड निफ्टी। टसल में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंडेक्स इस रेंज में बिटवीन 23,000 एंड 22,800 थोड़ा सा अनट्रेडेबल है श्रेया। बिल्कुल अनट्रेडेबल है सर। और जैसा कि आप कह रहे थे कोई निर्णायक चीज़ भूमिका निभा नहीं रही निफ्टी में। हालांकि सर आपने रेजिस्टेंस लेवल जो दिया था उसके ठीक वैसा ही हुआ, अगर उसके ऊपर निकलता तो हम एक कन्विक्शन दिखती है बाजार में, जो इसके लेवल के ऊपर निकला नहीं। लेकिन सर बैंक निफ्टी देखिए एक सीसो पैटर्न बना रहा है, उठा पटक जारी है बैंक निफ्टी में। क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में? देखिए बैंक निफ्टी में अगर कोई चीज़ निर्णायक है तो वो है आज HDFC बैंक। मेरे ख्याल से आज के सेशन में और इवन टुवर्ड्स क्लोज HDFC बैंक श्रेया इंटरेस्टिंग है। आप इसके लो को डिफाइन कर सकते हैं। लो वाज एग्जैक्टली 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अभी अभी इसने जो हाई लगाया वो है इसका 50-डे मा, यानी जो इसका हाईएस्ट एवरेज है 100 और 50 वो प्लेस्ड है। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में HDFC बैंक, फिर कह रहा हूं, अगर 1715 1720 की ट्रेजेक्टरी पार कर जाए और वहां पे निफ्टी बैंक 49,300 या 49 एटलीस्ट 200 का जोन पार करे, तभी कोई कन्विक्शन बनेगा लॉन्ग का, इंट्राडे लॉन्ग का, अदरवाइज नो। HDFC बैंक अगर आपको स्ट्रेंथ को खेलना है तो HDFC आप खेल सकते हैं, बट ना,
मैंने सुबह क्लियरली कहा था कि मैं सेल ऑन राइज की अप्रोच रखूंगा और इवन एट दिस प्राइस टिल द टाइम 49,200 का जोन नहीं कट रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, जरा स्टैट्स लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे। वो कोलैप्स करने की टेंडेंसी रहेगी। लेके आइए 3 स्ट्राइक्स, कॉल्स और पुट्स, और आप देखिए किस तरीके से 49,200 पे, 49,500 पे, 200 पे करीब करीब 3 लाख और 49,500 पे करीब करीब 11 लाख कॉल खड़ी है। श्रेया, बैंक निफ्टी में अगर कोई अपसाइड स्विंग आना है तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 49,210 के जोन को पार करना पड़ेगा, तभी एक शॉर्ट लिव्ड स्विंग, अपर स्विंग टुवर्ड्स 49,500 पॉसिबल है। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, प्लीज अवॉइड एनी लॉन्ग। जब तक ये 49,200 पार नहीं होगा, कोलैप्स होने की टेंडेंसी बैंक निफ्टी की रहेगी। श्रेया, ये रही बात निफ्टी बैंक की। और अच्छा, एक और बात निफ्टी आईटी स्क्रीन पे लेके आइए। निफ्टी आईटी आज एक लंबे समय अंतराल के बाद 200 डेमा पे टच करके ऊपर आया है, बट दिस विल कंटिन्यू टू पुट प्रेशर ऑन निफ्टी एज ऑफ नाउ। तो इसलिए मैं कह रहा था कि निफ्टी इस वक्त जब तक कि 23,050 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ना आए, बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू मत रखिएगा। श्रेया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम में आज का क्रम। ठीक है, तो ये फिलहाल रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। आप चलते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली बाजार में, तो शुरुआत करते हैं तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। देखिए पावर ग्रिड में आज अच्छी तेजी, 2.25% करीब तेज होकर कारोबार कर रहा है। इंडसइंड बैंक देखिए यहाँ पे भी खरीदारी 2.25% करीब। बजाज फिनसर्व 1.5% से ज़्यादा उछला। कोल इंडिया में भी खरीदारी 1.5% से ज़्यादा। इनफैक्ट और कुछ स्टॉक्स देखेंगे जहाँ पे अच्छी खरीदारी हुई है, तो मन्नापुरम फाइनेंस इस लिस्ट में शामिल। अच्छी तेजी देखिए, 8.5% से ज़्यादा तेज हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा में अच्छी तेजी, 4.5% से ज़्यादा तेज हुआ। सीजी पार उछल गया आज के सत्र में 4.25%, और बिंदु फार्मा भी। इनफैक्ट आप पूरा फार्मा सेक्टर देखें तो उसमें अच्छी खासी तेजी आज हमके सेशन में देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक्स जिस पे तगड़ा डेंट पड़ता नजर आया। महिंद्रा एंड महिंद्रा टूट गया 4.5%, जबकि रिपोर्ट अच्छी थी, ऑर्डर बुकिंग अच्छी थी, ब्रोकरेजेस बुलिश थे उसके बाद भी। विप्रो देखिए 1.25% से ज़्यादा लुढ़का। बीईएल में गिरावट जारी 1.5% के करीब, और एक्सिस बैंक भी टूट कर कारोबार कर रहा है 0.25% से ज़्यादा। पीबी फिनटेक इस लिस्ट में शामिल है, 6% का तगड़ा डेंट। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में देखिए 4% की गिरावट। कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी यहाँ पे गिरावट हावी होती हुई देखने को मिल रही है, और ये टूट गया 3.5% से ज़्यादा। सोलर इंडस्ट्रीज में भी 3% की गिरावट देखने को मिली। चलिए, तो स्टॉक्स की बात हुई, अब आपको हम मिलवाते हैं हमारे पैनल से। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ है SMIFS के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम गाबा सर से, प्रकाश मानस जायसवाल, राकेश सातपुते, प्रशांत सावंत, सोनी पटनायक और सोमिल मेहता से। 2:20 पर यतिन बताएंगे आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे। 2:25 पर मिताली बताएंगी मेग मनी, ऑर्गेनिक्स और GSK फार्मा क्यों हैं आज के हीरो ऑफ द डे। 2:30 पर यतिन बताएंगे भारती एयरटेल पर बड़ी खबर क्या है। 2:35 पर मंगलम बताएंगे गॉडफ्रे फिलिप्स में जोरदार तेजी आखिर आई क्यों। 2:45 पर विनी बताएंगे फोकस में क्यों है बायोकॉन। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे DR चौकसी फिनसर्व के MD देवेन चौकसी। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में क्या कुछ संकेत। 3:15 पर लेंगे हम BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए, तो आपने क्रम समझ लिया। अब एक काम करते हैं, आते हैं अब आज के ट्रेड्स पर। हमारे साथ पैनल स्क्रीन पे है, फंडामेंटल टेक्निकल पैनल। प्रकाश का बस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून टू यू। क्लियर, मार्केट का जो डायरेक्शन अब तक क्लियर नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए मैं लूंगा आई बी स्लाइटली बुलिश, शायद एक बाउंस बैक मिले। स्टॉक का नाम है अशोक लेलैंड। बहुत बढ़िया बेस बना है ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। लॉन्गर टाइम फ्रेम में तो बहुत बढ़िया है ही, बाउंस करने की उम्मीद कर सकते हैं। ट्रेड करें 219.75 पैसे, स्टॉक होगा 215, ₹5 का। अगर अप मूव मिले तो 230 तक भी जा सकता है, लेकिन नियर टर्म के लिए टारगेट 225 सही रहेगा। अशोक लेलैंड। ओके, इंटरेस्टिंग। आई मीन देखिए ना, मुझे याद अच्छी तरीके से जिस दिन इसके नंबर्स आए थे, ये 215 से चला था। प्रकाश सर ने उस दिन क्लोजिंग में इसको पिक किया था, और ऑलमोस्ट उसके बाद 225 तक का स्विंग देके आ गया, फिर मोमेंटम विजल आउट हो गया। आज दोपहर में भी हम डिस्कस कर रहे थे इसको। अशोक लेलैंड इस वक्त स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स वाला मोमेंटम कैरी कर रहा है, और अशोक लेलैंड वो स्टॉक है जो इस वक्त अपने सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक अलग से अगर आप देखें तो इसका आजकल बिहेवियर है। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, तो देखिए, एक सेल रिकमेंडेशन है। पॉलिसी बाजार में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकडाउन है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है,
और आज गिरावट में वॉल्यूम्स काफी ज्यादा देखने को मिले हैं। तो आई थिंक ये गिरावट बढ़ सकती है, इसलिए पॉलिसी बाजार के फ्यूचर में जो कि 1486 चल रहा है वहां पर बिकवाली करेंगे, 1536 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1375 1375 के टारगेट सेट करेंगे। अगर चाहें तो 1450 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 36 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 19 रुपए का 19 रुपीज के स्टॉप लॉस से 1450 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 65 के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पीबी फिनटेक के फ्यूचर्स में बिकवाली की राय, और इनफैक्ट ये स्टॉक देखें आप तो 6.5% करीब गिरकर कारोबार कर रहा है। सोनी जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन रहेगा एचडीएफसी बैंक में। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक आज अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए यहाँ पे 1700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करें कि अगर ये 1720 के लेवल को क्रॉस करता है देन टुवर्ड्स 1740 1760 रेंज तक मैक्स एक बार टेस्ट कर सकता है। फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं 1690, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और टुवर्ड 1750 1760 का यहाँ पे एक टारगेट रहेगा। डिस्क्लोजर भी देना चाहती हूँ कि आज हमने एचडीएफसी बैंक में 1720 की कॉल ऑप्शन अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, बट व्यू करीबन यहीं पे यही सेम है कि फ्यूचर्स पे यहाँ पे एक बार टेस्ट कर सकता है टुवर्ड 1750, तो इसलिए हमने 1720 कॉल ऑप्शन रेकमेंड किया है। एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय और 1690 का स्टॉप लॉस आप ध्यान रखें, मेंटेन करना है आपको। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आपका पिक। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मेरा जो पिक रहेगा वो कॉन्ट्रा ट्रेड का जो सेटअप मुझे दिख रहा है वो है एस्ट्रल। और एस्ट्रल देखिए जैसे सुबह खुला वहीं से एक रिकवरी है और ये रिकवरी जाएगी करीबन 1420 से लेके 1440 तक एट अ लेवल ऑफ 1373। इट्स अ बाय इन एस्ट्रल। स्टॉप लॉस विल बी एट 1350। ओके, बड़ा ही जोखिम भरा ट्रेड लिया राजेश जी ने यहाँ पे, मतलब बहुत एग्रेसिव और कॉल है ये लॉन्ग की। आई मीन वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल स्टॉक्स, सबसे बड़ा रिट्रेसमेंट एंड कैरिंग ह्यूज शॉट्स। एस्ट्रल लॉन्ग है, याद रखिए, काउंटर ट्रेड है जो राजेश जी की टिप्पणी थी, और इट्स 1373 बाय कॉल फ्यूचर्स पे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीर जी, वेरी गुड आफ्टरनून पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे एलटीटीएस में मुझे लग रहा है कि जो वीकनेस है वो बढ़ सकता है। करीबन 4830 4830 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है। बिकवाली की सलाह होगी और 4885 4885 स्टॉप लॉस रखना होगा। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 4700 4700 का हूँ। ओके, ये टेक्निकल ट्रेड्स पूरे हो गए। अभी कुछ देर में कुछ पैनल्स में टेक्निकल एनालिस्ट और जुड़ेंगे, उनसे भी उनका व्यू लेंगे, लेकिन एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं। अब हमारे साथ शरद अवस्थी जुड़ चुके हैं। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज ऑलमोस्ट आप करीब करीब 22,750 के, यानी इस दौर के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को हिट करके आ गए। आपका व्यू क्या है इस वक्त? अभी कितना पेन बाकी है? क्लाइंट्स को आप लोगों ने क्या व्यू शेयर किया है? क्या पिक कर रहे हैं आप इस प्राइस पे? देखिए, हम लोगों का ये मानना है कि मोटा मोटी शायद मैक्सिमम पेन ऑलरेडी बाजार में आ चुका है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा और एग्रीवेट होने की सिचुएशन तो हम नहीं देख पा रहे। वर्स्ट केस में भी 500-700 पॉइंट और कोई मूवमेंट में ऐसे गिर जाए, बट जो हम सिचुएशन एज ऑन ग्राउंड देख रहे हैं उससे हमें कोई ट्रिगर दिखाई नहीं दे रहा। बारिंग जियोपॉलिटिक्स, वो एक वाइल्ड कार्ड है, वो कैसे प्ले आउट करता है। बट नॉर्मल सिचुएशन में रशिया यूक्रेन नॉर्मलाइज हो रहा है, रेड सी वाले इश्यूज जो इजराइल वगैरह के हैं वो भी नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना नर्वस होने की जरूरत है। और हम स्टैंड अलोन लेवल पे बिना किसी और मार्केट के करेक्शन के 12-13% करेक्ट किए हैं पिछले 6 महीने में। तो मुझे लगता है जो एक डिफरेंस था वैल्यूएशन का भी, जिसकी वजह से थोड़ा सा गैप क्रिएट हो रहा था बाकी इमर्जिंग और डेवलप्ड मार्केट्स के बीच में, वो भी ज्यादातर एब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड तो नहीं देख रहे। वर्स्ट केस हो सकता है फटाफट 500-700 पॉइंट के करेक्शन आए जो गेट्स बॉट इनटू। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई सस्टेन डाउनसाइड बाजार में आनी चाहिए। और अगर हम लोग तो क्लाइंट्स को ये एडवाइस कर रहे हैं कि इस डिप को यूज करिए अग्रेसिवली, पोजीशंस को वापस बिल्ड करने के लिए। जो आप कैश में थे 25-30% उसको डिप्लॉय करिए। और मुझे नहीं लगता कि अभी इन लेवल्स पे आपको इक्विटी जो आपकी एलोकेशन है उसमें कैश होल्ड करने की जरूरत है। जहां तक स्टॉक का सवाल है, मुझे लगता है टाटा मोटर्स ने एक डिसेंट करेक्शन देखी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स काफी बढ़िया कर रहे हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सीवी में भी मेरे हिसाब से जैसा कैपेक्स पुश है वहां पे भी साइकिल ठीक रहना चाहिए। तो डोमेस्टिक साइड पे पीवी, सीवी, इलेक्ट्रिक कार्स, ये तीनों सेगमेंट काफी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, जिसका फायदा नंबर्स में दिखना चाहिए। बट ऑब्वियसली
किंग ऑफ द पैक तो ऑब्वियसली आपकी JLR की परफॉर्मेंस रहेगी। यूएस की परफॉर्मेंस इंप्रूव की है, चाइना की परफॉर्मेंस में इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट है नहीं, बट जिस टाइप की सुगबुगाहट वहां के बाजार दे रहे हैं, लगता तो है कि चाइना शायद काफी हद तक नॉर्मलाइज कर गया है। और मोस्ट प्रोबेबली ट्रम्प टैरिफ्स को लेके जितना ज्यादा डर बाजार को था या अनुमान था, उतना ज्यादा डरने की हमें जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है हो सकता है आने वाले 3 से 6 महीने में आपको चाइनीज मार्केट्स में भी JLR की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती दिखे। और जैसे जैसे वो होता है, मुझे लगता है काफी बढ़िया री रेटिंग आपको JLR में देखने को मिल सकती है, जो इनफैक्ट टाटा मोटर्स में आपको प्ले आउट करेगी। तो अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कंपनी 70 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी। 20-25 के मल्टीपल तो आप नहीं उम्मीद कर रहे, लेकिन 15 के आसपास के मल्टीपल मुझे लगता है ऑन एन एवरेज इनको मिल सकते हैं। तो 1000 रुपए के 1050 के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आपको पसंद आ रहा है शरद जी, गुड आफ्टरनून। लेकिन एक और स्टॉक, क्योंकि आप ऑटो सेक्टर डिस्कस कर रहे थे, ऑटो स्टॉक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आपकी राय जानना चाहूँगी। आज ये टॉप लूजर्स में शामिल है, वायदा के 4.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है और पॉजिटिव्स थे खबर, ब्रोकरेजेस भी बुलिश नज़र आ रहे थे। इसकी ईवी की बात करें तो ईवी सेगमेंट में जो 2 लॉन्चेस हुए हैं उसकी बुकिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रहा। फर्स्ट डे ऑफ बुकिंग 30,000 रहे हैं, तो उसके बावजूद भी ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। बाजार क्या भांप के चल रहा है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? मुझे लगता है एक तो वैल्यूएशंस ने काफी बढ़िया कैचअप ऑलरेडी प्ले कर लिया है। जो आपने पिछले 500-700 रुपए की रैली स्टॉक में देखी है, वो लार्जली ये ईवी वाले प्ले को अकाउंट फॉर करते हुए ही है। ऑन रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली जिस टाइप की रिपोर्ट्स आ रही हैं सस्पेंशन वगैरह की क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी की, उस हिसाब से ये गाड़ी काफी बढ़िया लग रही है। लेकिन टाटा की भी कुछ लॉन्चेस हैं इस सेगमेंट में जो आने वाले समय में आएंगी, और मारुति भी अब अग्रेसिवली स्पेस को देख रही है। तो मुझे लगता है ईवी वाली स्पेस काफी चैलेंजिंग होने वाली है। हालांकि मुझे काफी विश्वास है, जितना मैंने समझा है, कि महिंद्रा की ऑफरिंग्स काफी अच्छी हैं, लेकिन टाटा वेनिया और इस टाइप की जो लॉन्चेस हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन, वो भी लगभग वहाँ हैं। अगर सस्पेंशन और टोटल जो अब इलेक्ट्रिक में आपको सिंक्रोनाइजेशन जिसको आप बोलते हैं, वो कितना बेटर रहता है वो देखना पड़ेगा। अगर वो बेटर रहता है और थोड़ा सा लाइफ साइकिल एनालिसिस 3-6 महीने में बेटर आता है इन गाड़ियों का, तो मुझे लगता है तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्या बेटर है, हुंडई के स्टेबल से आने वाली गाड़ियां या टाटा की गाड़ियां या लिस्टेड में M&M की गाड़ियां। तो मुझे लगता है ये कभी जद्दोजहद थोड़ी सी चलेगी कि नई लॉन्चेस को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। और जहां वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है, जैसे मेरे हिसाब से M&M शायद 25-26 के फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, जो थोड़े समय पहले 12-15 के आसपास के मल्टीपल्स थे। तो मुझे लगता है मल्टीपल वाइज जो री रेटिंग होनी थी वो M&M की काफी स्ट्रांग हो गई है। अब यहाँ से जो री रेटिंग डिपेंड करेगी वो इस पर पड़ेगी कि नई लॉन्चेस में कितना सक्सेस इनको मिलता है। तो मुझे लगता है पार्टली वो भी प्ले आउट कर रहा है कि वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा अपटिक अप खोज पाना शायद री रेटिंग होने की गुंजाइश कम है। कंपेयर टू दैट मुझे लगता है वो स्कोप टाटा मोटर्स में ज्यादा है। बट ऑब्वियसली जो नई लॉन्च है मेरे हिसाब से वो काफी बढ़िया लॉन्च है, और आने वाले 6 महीनों में और ज्यादा ट्रैजेक्टरी क्लियर होगी। बट स्पेस में कंपटीशन भी हीट अप कर रहा है, चाहे वो हुंडई की तरफ से हो, चाहे मारुति की तरफ से हो, चाहे टाटा की तरफ से हो। तो जैसे जैसे ये 18 से 30 लाख रुपए वाला सेगमेंट और हीट अप होता है, मुझे लगता है वैसे वैसे और क्लैरिटी आएगी। बट करंट वैल्यूएशन पे लगभग M&M फुल्ली फेयरली प्राइस्ड है, अनलेस एंड अनटिल दो नई लॉन्चेस कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज थ्रो अप करे। मैंने 2818 पे ट्रेड करता हुआ, और आज एक और मतलब इस बाज़ार के बहुत ही दिग्गज स्टॉक फ्यूचर ने, दिग्गज स्टॉक ने, आउट परफॉर्मर ने, जैसे कि हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, निफ्टी IT ने 200 डिमच हुआ, आज M&M ने भी अपना 200 डिमच हुआ। लेकिन आज मुझे लगता है श्रेया को अच्छा नहीं लगा कि M&M गिर रहा है, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग बुकिंग के आंकड़े उसके बावजूद स्टॉक नहीं चला है। श्रेया बुरा लग रहा है क्या? नहीं सर, ये पसंद तो आपकी है। हाँ, मतलब मुझे सरप्राइज ज़रूर किया महिंद्रा ने। सरप्राइज किया, हाँ, इसमें कोई नहीं सरप्राइज किया। बट बात एक और दूसरा एक खबर है, और वो समीकरण बदलता हुआ टेस्ला को लेकर। आई थिंक वो शायद पॉसिबल ये कारण है, बट ऐसा नहीं है। इनका आइस पोर्टफोलियो जो है ना, वो भी अब बहुत अच्छा कर रहा है। स्कॉर्पियो एंड XUV 700, बोलेरो का नया वर्जन आने वाला है, तो देखते हैं उस पर क्या होगा। बट यस, 200 डिमच हुआ इसने आज M&M ने। ये मानस, आपकी राय क्या होगी? क्या किसी इन्वेस्टर के लिए कंसिडर करने वाला पॉइंट है क्या ये? आई मीन, मान लीजिए M&M को हम 3200 में 3250 मिलियन में हिचकिचा रहे थे, 2820 एक पॉइंट है क्या कंसिडर करने का? एटलीस्ट अ ट्रांच ऑफ जिसमें आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर।
देखिए, जब तक रिवर्सल ना देखने को मिले मेरे ख्याल से ऐड नहीं करना चाहिए। ये सही है कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये 2750 के नीचे फिसलेगा तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद आपको ₹2600 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। आई थिंक कॉशियस अप्रोच ही बेहतर रहेगी। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2750 का स्टॉप लॉस लगाइए। फ्रेश खरीदारी की राय केवल 3000 के ऊपर ही रहेगी। 3000 के लेवल ब्रेक हो तभी खरीदारी करें। 3000 के लेवल ब्रेक हो तभी खरीदारी करें, बट एक्शन इज इन ऑटो। मारुति आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब करीब 12710 सुबह। इसको अपनी बातचीत में मैंने कंसिडर किया था और जिस बात को लेकर कंसिडर किया था वो बात बखूबी प्ले होती हुई। प्रशांत, तारीख थी जनवरी 1, जब इसके बिक्री के आंकड़े आए थे उस दिन जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद ही काउंटर कभी फेल नहीं हुआ। हाँ, फेल हुआ मतलब जब बाजार में 5 फरवरी से बजट के बाद वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग प्रेशर को ये भी हैंडल नहीं कर पाया। बट लुक एट टुडेज लो, एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज किसी भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की निशानी होती है। आपका व्यू प्रशांत मारुति पर? विनू जी बिल्कुल, ये इनफैक्ट मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ कि पूरे मार्केट में यही एक स्टॉक है जो कि स्लोपिंग अप 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लस 20 डे स्लोपिंग अप के ऑलमोस्ट सपोर्ट ले रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पूरे मार्केट में एक कन्विक्शन के साथ बाय किया जा सकता है। स्टॉप पोजिशनल अप्रोच रखना होगा और स्टॉप लॉस अगर हम आज का लो देखे स्पॉट में करीबन 12570 12570, उसके नीचे 12550 के आसपास रखना होगा। 1% के जस्ट थोड़ा ऊपर रिस्क होगी। यहाँ से एक पुल बैक के हिसाब से जो टारगेट नजर आ रहा है कम से कम 13100 13150 तक का नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति मारुति सुजुकी के ऊपर। और इनफैक्ट आप देखें आज बाजार में तो एक सेक्टर है जिसने आउट परफॉर्म किया है जब कमज़ोर हालत थी बाजार के, हालांकि बाद में रिकवरी हुई। फार्मा शुरुआत से ही मजबूती के साथ डटकर बाजार में कारोबार कर रहा था ये सेक्टर। सारे ही स्टॉक्स देख लें आप तो अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक स्टॉक पे मैं राय जानना चाहूँगी सोनी जी आपसे, जाइडस लाइफ साइंस। देखिए ये स्टॉक पिछले साल इसने अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। इस साल क्या लग रहा है आपको, स्ट्रेंथ में चार्ट नज़र आ रही है जाइडस लाइफ? मुझे लगता है कि यहाँ से जो आज काफ़ी अग्रेसिव एक लॉन्ग्स बिल्ड हो रहे हैं, करीबन 11% के फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं और 910 915 के रेंज को होल्ड भी कर रहा है जहाँ से आज ओपन हुआ है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाउंस कर सकता है टुवर्ड्स 950 970 के रेंज पोजिशनली टेस्ट कर सकता है। करंट लेवल से इनफैक्ट बाई भी कर सकते हैं। 915 स्टॉप लॉस के साथ 950 और 970 के दो टारगेट्स रहेंगे। 950 मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है, बट पोजिशनली टुवर्ड्स 970 टेस्ट हो सकता है। तो फिलहाल ये इंपॉर्टेंट लेवल जाइडस लाइफ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाजार का फोकस देखिए आज तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर है। नतीजों खबरों के बाद कुछ शेयर जमकर दौड़ रहे हैं तो वहीं कुछ निवेशकों को जमकर रुला भी रहे हैं। क्या है कारण, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यतिन जी और मिताली जैन। यतिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ज़ेनटेक क्यों बना है आज एक्सीडेंट ऑफ द डे, बताइए। क्लियरली अगर हम ज़ेनटेक की बात करें तो रिजल्ट्स में बहुत ही बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा है कंपनी का। जहां कंपनी स्केल करने की बात कर रही थी, सिक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो मुनाफा, प्रॉफिट, हर जगह पे आपको एक धीमापन आता हुआ नज़र पड़ा है। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल बेसिस पे बात करें, ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ की जो इनका जो गाइडेंस था ये चूक गए हैं। और अगर हम इन जनरल बात करें तो जो कंपनी से उम्मीद थी कि डिफेंस ऑर्डर्स में भी इनफ्लो बढ़ेंगे, यहाँ आपको एक दिक्कत का सामना करता हुआ दिखाई पड़ रही है कंपनी। इन जनरल प्रॉफिट भी अदर इनकम से बूस्टेड था। और अगर हम मार्जिन्स की बात करें, अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो 30 से 40% की सिक्वेंशियल डिक्लाइन आपने देखी है। इनफैक्ट आई में भी 41% का आपने डाउनफॉल देखा है QOQ बेसिस पे, जिसके बाद स्टॉक में अभी 20% का लोअर सर्किट आप देख रहे हैं। तो ये बात तो ज़ेनटेक की, लेकिन कुछ और स्टॉक्स, सेनको गोल्ड देखिए, AGS ट्रांजैक्ट, इसमें भी गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। कोई खास वजह ये? तो देखिए अगर हम सेनको गोल्ड की बात करें तो यहाँ कंपनी का जो Q3 FY25 का प्रदर्शन था काफ़ी खराब आया है। अगर हम कंपनी की बात करें तो शेयर्स पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 30% से ज़्यादा लुढ़क गए हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली Q3 की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 69% साल दर साल बेसिस पे गिरा है। अगर हम इसको एडजस्ट भी कर लें जो हेजिंग लॉस हुआ है कंपनी को, तो भी अगर आप देखें तो 50% का डिप है। कंपनी ने कहा है कि 70 करोड़ का कस्टम ड्यूटी और हेजिंग कॉस्ट रिलेटेड आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और ये प्रोविजनिंग कंपनी ने की है, जिसके बाद सरप्राइजिंगली अनुमान से 5% से कम आपको मार्जिन आते हुए नजर पड़े हैं। बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने टारगेट काट के स्टॉक को डाउनग्रेड भी किया है, जिसके बाद स्टॉक में आप एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, 11-12% की डिक्लाइन।
और शायद कंपनी अब आईपीओ प्राइस के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल Q3 अच्छे नहीं है, ब्रोकरेज भी इस पे बेरिश ही रुख अपना रहे हैं। और एजीएस ट्रांजैक्ट आपने बताया क्या जी, जो उसमें क्यों गिरावट है? तो यहाँ भी अगर आप देखें श्रेया तो गिरावट है भारी, स्टॉक तो लोअर सर्किट पे कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी बात की आपको ये खुलासा हुआ है मनी कंट्रोल के रिपोर्ट से कि कंपनी ने जो अपने सैलरीड लोगों को देने, जो इनका बकाया है वो देने से जो है वो बहुत डिले किया है। 6 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही, जिसके कारण वो अपने एटीएम जो रिफिलिंग ऑपरेशन है वो ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। कंपनी के लॉसेस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कंपनी एनपीए भी क्लासिफाई हो सकती है। मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के हिसाब से 1000 से 1500 करोड़ की जो कैश इन्वेंट्री कंपनी के पास है, यहाँ भी शायद एक होल आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है। बैंक्स कंसर्न्ड है और शायद अगर यही कंपनी का सिलसिला चालू रहा तो बैंक्स ने आरबीआई को कंप्लेंट देने की भी धमकी दे दी है। अगर हम कंपनी की Q3 की बात करें तो 194 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है। और अगर हम कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो 4 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इन्होंने अपना इस्तीफा भी कंपनी को टेंडर कर दिया है, जिसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट प्रॉब्लम, पीएनएल प्रॉब्लम और अब कस्टमर की तरफ से भी प्रॉब्लम होती हुई शुरू वापस से हो गई है। तो फिलहाल ये एजीएस ट्रांजैक्ट में कंपनी में प्रॉब्लम है और देखिए कर्मचारी आक्रोश में फिलहाल ये अपडेट यत्न लेके आते हुए आपके सामने। लेकिन कुछ स्टॉक्स जिसमें तेज़ी भी देखने को मिली, उसमें शामिल है मेगमनी ऑर्गेनिक्स। इसकी देखिए हम शुरुआत में भी इसकी चर्चा कर रहे थे, आज अच्छी तेज़ी इसमें देखने को मिली है। क्यों है इसमें तेज़ी, बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है। मिताली बताइए। तो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आज इस सेक्टर में देखने को मिले हैं, जिसके तहत MOL वहाँ पे एक इसका बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर जो केमिकल है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए रिकमेंडेशन दी है, जिसके तहत अगर ये ड्यूटी लग जाती है तो 5 साल तक वो ड्यूटी रहने वाली है और इससे चाइनीज़ इम्पोर्ट जो है वो महंगे होने वाले हैं और इसका सीधा साधा बेनिफिट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जैसे कि MOL को होता नजर आ सकता है। जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड के प्राइजेस है वो अभी 170 से 180 रुपीज़ पर केजी के भाव पे मिलता है। अगर ड्यूटी लग जाती है तो ये बढ़कर 210 से 225 रुपये प्रति केजी तक जा सकते हैं, जो कि MOL के पर यूनिट रेवेन्यू को बूस्ट कर सकता है। इसके अलावा इम्प्रूव्ड प्राइसिंग के साथ MOL की जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और वो बढ़ोतरी 70 से 75% तक यूटिलाइज होती नजर आ सकती है। अभी करंटली 30 से 35% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो प्राइस इंक्रीज है उससे MOL की जो एबिटा है उसमें FY26 में हमें 40 से 45 करोड़ की इंप्रूवमेंट नजर आ सकती है। अभी कंपनी यहाँ पे एबिटा लॉस में सस्टेन करती नजर आती है। बेहतर प्राइसिंग और हाई यूटिलाइजेशन से जो एबिटा के मार्जिन है उसमें 14 से 15% की हमें इंप्रूवमेंट यहाँ पे संभव देखने को मिल सकती है। और MOL के जो वॉल्यूम्स है उसमें भी हमें 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पे इंप्रूवमेंट नजर आती है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स जो थे इसके चलते आज हमें स्टॉक में काफ़ी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। बिल्कुल, अपसाइड मोमेंटम 4.5% की तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स में अच्छी तेज़ी आ सकती है, तो फिलहाल ये फोकस में। साथ ही एक और स्टॉक लेकर आइए स्क्रीन पे, GSK फार्मा। ये भी इसमें अच्छी तेज़ी आज, इनफैक्ट आप देखें तो 16.5% के करीब तेज़ होता हुआ। इसके पीछे के भी कारण समझते हैं मिताली से। मिताली, ये बताइए इसमें एक्शन क्यों है आज? तो Q3 के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स के बाद इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें आज अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। अपर सर्किट भी काफ़ी टाइम तक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। ये प्रॉफिट में हमें 35% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला। साथ ही जो रेवेन्यू है वो भी 18% से ग्रो हुआ है। इसके अलावा जो मार्जिन है वो 30.7% पर रजिस्टर होते नजर आए, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 27.1% के आसपास थे, यानी कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट नजर आया। इसके अलावा जो इसके सारे सेगमेंट्स है सब में ही ओवरऑल हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसकी कॉस्ट जो है उसमें कम हुई है और कम कॉस्ट के साथ साथ मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और जो जनरल मेडिसिन सेगमेंट है वहाँ पे भी वॉल्यूम में हमें 11% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि मार्जिन्स आगे जाके भी सस्टेन करने वाले हैं। इसके अलावा जो H1 FY26 है वहाँ पे इनके 2 ऑक्नोलॉजी के कमर्शियल ब्रांड्स भी लॉन्च होने की उम्मीद मैनेजमेंट ने जताई है, जो कि पहले FY25 में लॉन्च होने वाले थे, वो अब हाफ ईयरली फर्स्ट FY26 में हमें नजर आएंगे। तो ये सारे ही फैक्टर्स रहे जिसके कारण आज इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें काफी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है सुबह से। जी शुक्रिया मिताली इस पूरी चर्चा के लिए। आपके स्क्रीन पे GSK फार्मा सुबह से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। मीनवाइल जो सोनी जी ने ट्रेड पिक किया था एक HDFC बैंक, जैसा कि मैं भी अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था कि अगर आपको स्ट्रेंथ पर फोकस करना है इंडिविजुअली इन बैंक्स, दैट्स आई थिंक HDFC बैंक इज एट डे हाई। मीनवाइल जब बात हुई स्ट्रेंथ का तो भारतीय एयरटेल का जिक्र, ये मैं बीते लगभग 10 दिन में अनुज कम से कम साल भर से मैनेज कर हम टिप्पणी कर ही रहे हैं
कि स्ट्रेंथ है लेकिन आज ये बैकफुट पे है, इसके पीछे एक रीज़न है। और यतिन मेरे साथ मौजूद भी हैं इस वक्त। यतिन, एग्जैक्टली क्या कारण है इस प्रेशर का? क्या लाइकली कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स जो प्रेशर डालेंगे भारती पर? देखिए, प्रेशर तो ऑब्वियसली बाजार के वजह से भी है और शायद एक ओवरहैंग कंपनी के ऊपर बना हुआ है। सूत्रों की जानकारी के हिसाब से भारती एयरटेल में बहुत जल्द एक बड़ी ब्लॉक डील होने की संभावना है। हमको सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि कंपनी के जो प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है सिंगटेल, यानी जो को प्रमोटर हैं भारती ग्रुप के साथ, ये अपना 8,500 करोड़ रुपए तक का हिस्सा भारती एयरटेल में बेच सकते हैं। ये डील ब्लॉक विंडो में भी हो सकती है और ब्लॉक डील के जरिए भी हो सकती है, ये भी सूत्रों ने ऐड किया है। और कहीं ना कहीं सिंगटेल ने, अगर आपको ध्यान है तो मार्च 2024 में GQG पार्टनर्स को लगभग 0.8% हिस्सा बेचा था ब्लॉक डील के जरिए। तो ये कैपिटल रिसाइकलिंग की कंपनी की प्रोसेस है सिंगटेल की, जो बहुत जल्द आपको होती हुई नज़र पड़ सकती है। और सिंगटेल की 2 दिन बाद बोर्ड बैठक है जहां हम अपने रिजल्ट्स और कैपिटल रिसाइकलिंग के प्रोग्राम पे जो है चर्चा करेंगे, जिसके अंदर शायद बोर्ड आपको एक हरी झंडी जो है वो दे सकता है भारती एयरटेल में अपना हिस्सा बेचने के लिए। अभी अगर हम बात करें कंपनी की यानी सिंगटेल की, तो सिंगटेल का डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेक लगभग 29% के आसपास है। और पेस्टल लिमिटेड करके इनकी एक सब्सिडरी है जो 9.5% डायरेक्ट स्टेक जो है भारतीय एयरटेल में होल्ड करती है, जो शायद ब्लॉक डील के जरिए जो है बिक सकता है। अच्छा यतिन, ये तो आपने खबर समझा दी, बट एग्जैक्टली सिंगटेल इस सेल प्रोसीड का करेगा क्या? एग्जैक्टली कोई रीज़न है इनके पास? कोई हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या फिर इस सेल प्रोसीड को लेके कहाँ जाएंगे वो लाइकली? देखिए, अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो कंपनी तो मजबूत फुटिंग पे है, लेकिन अगर हम सिंगटेल की बात करें तो इनके ग्लोबली काफ़ी सारे ऑपरेशंस चलते हैं, कैपिटल मैनेजमेंट इनको करना पड़ता है और इन्होंने कैपिटल रिसाइकलिंग यानी कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी अपनाई है, जिसके अंदर उन्होंने सिंगापुर डॉलर 6 बिलियन की एसेट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हैं जो ये मोनेटाइज करेंगे। इससे 2 काम कंपनी कर सकती है। सिंगटेल अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर सकती है, या तो अपना कर्ज कम कर सकती है, और 30 सितंबर की डेट के मुताबिक जो इनका रिलीज आया है उसके हिसाब से लगभग $8 बिलियन का कंपनी के ऊपर नेट डेट का कर्ज है। तो $1 बिलियन अगर आप भारतीय एयरटेल के शेयर बेच सकते हैं तो शायद थोड़ा बहुत आप बैलेंस शीट में यूज़ कर सकते हैं अपनी डेट सिचुएशन को मजबूत करने के लिए और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए। अगर हम बात करें तो कुल मिला के $6 बिलियन सिंगापुर डॉलर्स के कंपनी ने ऑलरेडी एसेट्स आइडेंटिफाई किए हैं और कंपनी ने एनुअल रिपोर्ट और अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इसका जिक्र भी किया है। ऑब्वियसली इसके पहले भी भारतीय एयरटेल में इन्होंने स्टेक बेचा है। इसका मतलब ये है कि आगे जाके शायद ये भारतीय एयरटेल का स्टेक मोनेटाइज कर सकते हैं। हालांकि सिंगटेल को जब हमने ईमेल किया तो उनकी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई प्रकार की टिप्पणी आती है सिंगटेल की तरफ से इस स्टोरी पे तो हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ लग रहा है कि जो प्रोसीड्स हैं स्टेक सेल के, सिंगटेल अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए और डेट रिटायर करने के लिए यूज़ कर सकती है। शुक्रिया यतिन, बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से आपने समझाया इस खबर को। लेकिन याद रखिएगा अभी तक सिंगटेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन लाइकली टू भी अगर आप देखें जो रीजंस हैं वो यतिन ने आपको समझा भी दिए हैं। और CNBC आवाज़ के सौजन्य से, यतिन के सौजन्य से एक्सक्लूसिव खबर। शरद, आप कैसे देखते हैं भारतीय एयरटेल? आई मीन वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर इस वक्त, इवन इन टेलीकॉम, इवन इन फ्रंटलाइन स्पेस, निफ्टी 50 में ये चंक अगर बिकने आया 8500 करोड़ रुपए का, अप्रॉक्सीमेटली कितना है? मेरे ख्याल से 8500 करोड़ के आसपास का ही है। यस, क्या प्रेशर और आएगा? आप क्या मानते हैं? अगर उसमें थोड़ा रिट्रेस भी हो तो क्या ग्रिप करना चाहिए भारती को? देखिए, स्ट्रैटेजिकली स्टोरी तो स्ट्रांग है, बट मुझे लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे अब बहुत ज्यादा अपसाइड स्कोप नहीं बचता। मेजर जो री रेटिंग स्टोरी प्ले आउट होनी थी अगले पिछले 2-2.5 सालों में, वो काफी ब्यूटीफुली प्ले आउट कर गई है। अब स्टेडी परफॉर्मर रहेगा, मार्केट लिंक रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कीजिए। मुझे लगता है कितना 30-35 टाइम फॉरवर्ड पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, 40 टाइम पे। हालांकि हो सकता है जैसे नंबर्स की एक्सपेक्टेड है, जैसे जैसे फाइबर की ऑनबोर्डिंग और बढ़ती है जियो भारती सबके लिए, तो मुझे लगता है वो एक हायर आरपू बिजनेस है, वो चालू रहेगा बिजनेस को सपोर्ट करता हुआ। बट अब फ्रेश ट्रिगर्स उतनी बड़ी री रेटिंग के नहीं है जो पिछले 1.5 साल में प्ले आउट हुई है या 2 साल में प्ले आउट हुई है। तो यहाँ से टिपिकली वैल्यू वाइज मुझे नहीं लगता कि आपको 12 से 18 महीने में बहुत ज्यादा पैसे बनने की गुंजाइश है भारती में। तो वैल्यूएशंस मुझे फेयर एंड स्क्वायर लगती है इस भाव पे। मार्केट लिंक रिटर्न्स, हाँ, मार्केट में जो इम्प्रूवमेंट होगी उसके साथ साथ 15-20% हो सकता है आपको यहाँ पे भी मिल जाए, बट आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है इस टाइप की अगर ब्लॉक की सेलिंग आती है
तो इन वैल्यूएशंस पे थोड़ा निगेटिवली इम्पैक्ट करना चाहिए भारती को। भारती एयरटेल एट डे लो आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं लगाकर चल रहे हैं फिलहाल शरद जी। सोमिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमिल जी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जो थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, उसके मद्देनजर कोई ट्रेड आपने पिक किया है? आई थिंक अभी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 22,600 22,700 के आसपास निफ्टी जा सकता है। तो एक सेल ट्रेड ही होगा। डीमार्ट पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन है जो नीचे की तरफ टूटा है। डेली चार्ट्स पे एवरेजेस के नीचे चल रहा है 2040। स्टॉप लॉस लगाएंगे 3680 और टारगेट होगा 3450। ठीक है। डी मार्ट एवेन्यू सुपर मार्ट में देखिए 2% से ज़्यादा की गिरावट आज के सत्र में। सोमिल जी अभी थोड़ी देर पहले हम जेन टेक पे भी बात कर रहे थे और इसमें ज़्यादा पेन देखने को मिला आज के सत्र में। 20% तक लुढ़क गया आज के सत्र में। Q3 रिजल्ट काफ़ी वीक आए। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के मोर्चे पर निराशा हाथ लगी है कंपनी को। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं जेन टेक में? क्या इस गिरावट में ऐड करना चाहिए, आपको क्या लगता है? डेफिनेटली नॉट। आई मीन यहाँ पे वीकली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो सारे एवरेजेस के नीचे चल रहा है। वेरी शार्प सेल ऑफ है। यहाँ से मुझे लगता है कि और भी नीचे के लेवल्स देखने मिलेंगे। इस समय 1080 के आसपास के लेवल्स चल रहे हैं। जो प्रीवियस स्विंग लो है ऑन द हायर टाइम फ्रेम वो अराउंड 648 है। दैट इज एक्सपेक्टेड क्योंकि पूरी रैली जो हमने देखने मिली है फ्रॉम 2020 उसका पूरा अगर रिट्रेसमेंट देखें तो 38% रिट्रेसमेंट अराउंड 650-700 के आसपास आ रहा है। तो प्रीवियस स्विंग लो जो 648 के आसपास है वो एक लेवल ध्यान में रखना चाहिए और वो एक्सपेक्टेड है। सो डेफिनेटली सेल ऑन राइज और इसमें इसे अवॉइड करें। ओके हाँ, जेनटेक कंप्लीटली याद रखिएगा, अवॉइड किसी भी सर्कमस्टेंसेज में ये कंसिडर करने लायक स्टॉक हो ही नहीं सकता। प्लीज़ अवॉइड एज ऑफ नाउ। और मैं थोड़ा सा अब जरा एक काम करता हूँ, सीमेंट पे आता हूँ। जरा डायरेक्टर साहब पूरा का पूरा सीमेंट रोटेट कीजिएगा स्क्रीन पे। ऑल जैसे कि मैं कह रहा था कि निफ्टी एज ऑफ नाउ जब तक कि वो 950 की ट्रेजेक्ट्री को ना बाइसेक्ट करे प्रेशर रहेगा। अभी भी है हायर लेवल से बार बार टिक चार्ट्स में आपके प्रेशर आता हुआ। नाउ लेट्स ब्रिंग अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट ने बतौर ट्रेडर आपको काफ़ी समय से टोज पे रखा हुआ है। अच्छी अर्निंग्स वाला स्टॉक, मेरे ख्याल से बजट से 2 दिन पहले इसके नंबर आए थे। फिर आप रखिए स्क्रीन पे श्री सीमेंट को और एट 28,245 वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक जिसे कहते हैं ना मीन स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर। भले ही आज 1% डाउन है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है। फिर रखिए आप स्क्रीन पे एक बार प्लीज़ जरा रैमको सीमेंट्स को। रैमको सीमेंट्स 850-650 पे ये भी आज पुल बैक लेता हुआ। ये प्रशांत सीमेंट में आपकी प्रिफर्ड बाय क्या होगी? क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट ने टोज पे रखा हुआ है, श्री सीमेंट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, मल्टी मंथ हाई पे, रैमको एक रिवर्सल ट्रेड हो सकता है। क्या चेस करना चाहिए सीमेंट पे इस वक्त, इस वॉलेटिलिटी में भी? तो यहाँ वीरू जी अगर हम देखें एक रेंज में जो कंसोलिडेट कर रहा है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है और यहाँ पे जो 20 दिनों के एवरेज है वो ऑलमोस्ट 11,400 11,400 पे। तो मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे 11,440-50 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो यहाँ पे नेक्स्ट डे एक पोजीशन नीचे आ सकती है। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्टली होना चाहिए 11,300 11,300 और यहाँ से आप पुल बैक देख सकते हो रेंज की ऊपरी लेवल यानी 11,800 तक। एक सीमेंट फिलहाल प्रशांत जी को पसंद आता हुआ और ये फिलहाल रणनीति और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो आपको अपनाने चाहिए। चलिए एक और स्टॉक की बात करते हैं। देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। 15% के उछाल के साथ ये कारोबार कर रहा है, लेकिन सवाल है कि क्यों दौड़ रहा है ये स्टॉक और इसके पीछे की वजह बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मंगलम बताइए आखिर वजह क्या है? गॉडफ्रे फिलिप्स का अगर आप तिमाही के रिजल्ट्स देखें तो काफ़ी तेज़ थे। वो उन्होंने थर्सडे को अनाउंस किए थे, फ्राइडे को स्टॉक में हमने तेज़ी देखी थी, पर आज ये तेज़ी इसके लिए चल रही है क्योंकि फ्राइडे शाम को अगर आप उनका BSE अनाउंसमेंट देखें तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिवील हुआ था, उसमें स्टॉक कंपनी ने वॉल्यूम डिटेल्स बताए थे। तो आज स्टॉक 17% ऊपर है, इस महीने 50%, पिछले एक साल में 170% ऊपर हो गया और इतना गेन करने के बाद भी अपने प्रीवियस हाई से करीब 20% दूर है ये स्टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट का जो बताया था वो करीब 30% के आसपास था और ये ना कि बहुत अच्छा नंबर अपने आप में है। अगर आप इसे ITC से देखें
तो पिछले 7 या 8 क्वार्टर में गॉडफ्रे फिलिप्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो आईटीसी से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। पिछले 3 क्वार्टर को ही देख लीजिए, आईटीसी का ग्रोथ 3.5, 2.5, 5.5% के आसपास था ये वॉल्यूम ग्रोथ। यहाँ पे गॉडफ्रे फिलिप्स ने दिखाया है 26%, 30% और 30%। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ना ही मार्केट शेयर ग्रो कर रही है बट बाकी सबसे ज़्यादा तेज़ी से भी बढ़ रही है। और यही कंपनी कह भी रही है अपने प्रेजेंटेशन में, सभी बाज़ारों में ग्रोथ की गति बनाए रखेंगे, ना कि सिर्फ अपने देश में बट फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल के साथ मार्लबोरो के लिए पार्टनरशिप मजबूत करेंगे। और बिना तैयार हुआ तंबाकू जो नॉन मैन्युफैक्चर्ड टबैको है, अभी 30% उनका रेवेन्यू है, वो भी बढ़ेगा। और उसके बाद उन्होंने अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है उसको भी लेवरेज करने की कोशिश की है। फेरेरो जैसी कंपनी के साथ उन्होंने एक करार किया था जिसमें अपने सप्लाई चेन में वो किंडर जॉय या फेरेरो की चॉकलेट्स भी बेचेंगे, तो वो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और आगे जाके ट्रिगर्स, हम 3 ट्रिगर्स देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने रिटेल कारोबार को बंद करने का ऐलान किया था। वो बिजनेस करीब 130 करोड़ का ग्रॉस रेवेन्यू रिपोर्ट किया है पिछले 9 महीनों में। तो ये जब वो बेचेंगे तो उनके साथ उसको कितने पैसे मिलेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बजट में टबैको टैक्स हाइक नहीं आया, तो वो एक पॉजिटिव है। द ओनली ओवरहैंग, तीसरा, एक हम फैमिली में जो सेटलमेंट होगा वो सबसे बड़ा ओवरहैंग इस स्टॉक के लिए होगा। तो वो जैसे ही एक बार उसकी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, ये स्टॉक में एक हम मूव देखने मिल सकता है हमें। अभी आप देखें तो 17% ऊपर गॉडफ्रे फिलिप्स, इस साल करीबन 170% और इस महीने 50%। बिल्कुल शानदार मूव गॉडफ्रे फिलिप में। शुक्रिया मंगलम तमाम जानकारी के लिए। इनफैक्ट आप देखें तो सिगरेट वॉल्यूम बढ़ा है और जिस तरीके से कंपनी स्ट्रैटेजाइज कर रही है अपने, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। लेकिन शरद जी, गॉडफ्रे फिलिप या फिर आईटीसी, आपकी पिक क्या होगी? जी, इन वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है आपको आईटीसी पे ही फोकस करना चाहिए। गॉडफ्रे शायद अगले साल 280 के आसपास की अर्निंग रिपोर्ट करे, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहा तो 10 रुपए बढ़ा लीजिए। तो भी मुझे लगता है 300 पे जो वैल्यूएशन है वो लगभग फेयर एंड स्क्वायर है। आप कितना लगभग 30-35 टाइम ट्रेड कर रहे हैं, 25 टाइम ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है 20-25 टाइम के आसपास बहुत ज्यादा अपसाइड आपको बचती नहीं है। कंपेयर टू दैट आईटीसी मच बेटर वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से तो सर्टेनली आईटीसी। फ्लोट कम होने की वजह से हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में मूवमेंट ज्यादा मिले, बट इन वैल्यूएशंस पे अगर आपके पास है तो मेरी सलाह यही होगी कि गॉडफ्रे से स्विच करके आईटीसी में शिफ्ट कर लीजिए। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है, मच लार्जर कंपनी है, तो मुझे लगता है वो एक बेटर बेट होगी। मीनवाइल जो सीएनबीसी आवाज़ और यतिन के सौजन्य से जो खबर थी भारती पर, सिंगटेल अपना जो है एक ट्रांच में करीब 8500 करोड़ रुपए का स्टेक बेच सकते हैं। लुक एट द इम्पैक्ट, 42 रुपए भारती नीचे, डेलो की ट्रैजेक्टरी पे क्या क्रैक हुआ है। सीएनबीसी आवाज़ की उस एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट। हालांकि याद रखिएगा, हमने इस बात को भी क्लियरली रखा था कि अभी तक सिंगटेल की तरफ से कोई इस पर स्पष्टीकरण, कोई टिप्पणी नहीं की गई है। बट इम्पैक्ट देखिए 1695 से ऑलमोस्ट 6074। राजेश जी, कोई पुट ऑप्शन सिक्योर करना चाहिए जब तक कि ये चंक ट्रेड ना हो जाए, एग्जिट ना हो जाए, तब तक के लिए कोई पुट ऑप्शन? विनीत जी, देखिए भारतीय एयरटेल का जो पुट में वही चेक कर रहा था, 1680 का पुट में चेक कर रहा था। 1680 अवेलेबल नहीं है, 1700 का अगर देते तो सामने तो नहीं आ रहा है। टाइम Just give me some time, विनीत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रशांत जी, आपके पास है क्या? प्रशांत जी, वो अनम्यूट बटन दबाइए जरा प्लीज एक बार। जी वेरी सॉरी वीरू जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो करीबन 1680 पे था और आज मुझे लग रहा है कि चांसेस है कि हम इसके नीचे क्लोज हो। एक अटेम्प्ट लिया जा सकता है, प्योरली रिस्क रिवॉर्ड से हिसाब से। एक हफ्ता एक्सपायरी के लिए बचाया हुआ है, तो इसकी जो 1640 में थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाऊंगा कि जो पुट है 11 के आसपास, 10-11 के आसपास चल रही है। इस पे जस्ट 6.5 का स्टॉप लॉस, 6.5 ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं है, गलत जाए तो भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। 6.5 के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसको खरीदना चाहिए। टारगेट यहाँ से मुझे लग रहा है 18 से लेके 22 तक ये जा सकता है। भारतीय एयरटेल में देखिए, ये मेरा प्रश्न जो है ना, मैं क्योंकि जैसे ही यतिन ने खबर को क्रैक किया, देखिए खबर से आने से पहले मेरे को लग रहा था कि ये क्रैक होगा, बट इट्स अ रियल आई थिंक इम्पैक्ट उस खबर का। डॉक्टर साहब, स्क्रीन पे ग्राफिक्स जरूर रखिएगा जब मैं बात कर रहा हूँ उसकी, और बताइए एक बार कि एग्जैक्टली कारण क्या है, जो कुछ देर पहले यतिन ने बताया था। और वो इम्पैक्ट आता हुआ 1670 एट डे लो, और सिर्फ मात्र इंश्योरेंस के तौर पे। देखिए, ये एक बाजार का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है।
बट मात्र इंश्योरेंस के तौर पे अगर आप अपना थोड़ा सा पोजीशन को हैज करना चाहते हैं तो 1640 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। मीनवाइल चलिए अब एक काम करते हैं, 4 का चौका लेते हैं। 4 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। सोनी पटनायक सस्ता ऑप्शन, राजेश सतपुते जी एफएनएस सुपरस्टार, प्रशांत सावंत 4 का चमत्कार और शरद अवस्थी जी इस कार्यक्रम में मौजूद फंडामेंटल विशेषज्ञ। आज शरद अवस्थी जी मिड कैप फंडा देंगे। सोनी जी क्या पिक कर रही हैं आप? वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ चंबल फर्टिलाइजर 540 कॉल ऑप्शन। खरीदारी की यहाँ पे सलाह रहेगी। करंट प्राइस 12 रुपए पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 7 रुपए का। पहला लक्ष्य 18 रुपए का, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 22 के तरफ भी टेस्ट हो सकता है। आज करीबन 7% के फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस नजर आ रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर में। अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट को होल्ड करते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस दे रहा है और यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिवली बेस भी मना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पे टुवर्ड्स 560 580 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे सेफली आप एक बार 540 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे 540 की चंबल की कॉल, हाँ इस स्टॉक में देखा था काफ़ी देर से स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ। राजेश जी आज का एफएनओ सुपरस्टार। विनीत जी देखिए, मुझे लगता है कि जो हमें जो रिलीफ रैली प्ले करना है वो थोड़ा कॉन्ट्रा सेटअप वाले काउंटर्स मेरे रडार पे आ रहे हैं। उसमें से मेरा पिक रहेगा टाइटन। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो करेक्शन है वो 3200 के आसपास खत्म हो चुकी है और यहाँ से एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए। इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा 3300 से लेकर 3340। सो टाइटन इज अ बाय। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे हम वो रहेगा 3185 का। ठीक है, टाइटन पे बाय की राय। अब चार्ट का चमत्कार लेते हैं हम प्रशांत सावंत जी से। बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। तो यहाँ पे श्रेया मुझे लग रहा है इंडस टावर एक काफी अच्छे सपोर्ट से बाउंस हो रहा है और आज का जो लो बना हुआ है 326, इसके नीचे 325 324 स्टॉप लॉस रख के मैं यहाँ पे लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा फॉर टारगेट्स अराउंड 365 370 370। ठीक है, इंडस स्टार 370 तक के टारगेट्स फिलहाल आपको मिल सकते हैं। ये पिक चार्ट का चमत्कार के लिए। मिड कैप फंडा के लिए चलते हैं शरद अवस्थी जी के पास। शरद जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। जी, हमारा आज का मिड कैप फंडा है GHCL, गुजरात हेवी केमिकल कंपनी, सोडा ऐश की देश की जानी मानी कंपनी है। आने वाले समय में करीब 4,500 करोड़ का वो कैपेक्स भी कर रहे हैं, जो उनके एग्जिस्टिंग साइज के कंपैरिजन में काफी बड़ा कैपेक्स है। कंपनी की क्षमता अभी 1.2 मिलियन टन है, उसको 0.5 मिलियन टन को ऐड करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक ब्रोमाइन कैपेसिटी भी उनकी चालू हो रही है FY26 में। तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स लगातार ये 2-3 फैसिलिटीज चालू होंगी। ये 2 फैसिलिटीज लगभग छोटी जो फैसिलिटीज हैं वो 150-200 करोड़ रुपए टॉप लाइन पे ऐड करेंगी। इसके अलावा सोडा ऐश में ग्रेजुअली थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमें ऑलरेडी देखने को मिला है चाइनीज इम्प्रूवमेंट के साथ साथ, प्लस सोलर पे फोकस की वजह से। तो उसका फायदा भी कंपनी को मिलना चाहिए और जैसे जैसे ये 0.5 मिलियन टन की कैपेसिटी चालू होती है उसका भी फायदा मिलना चाहिए। अभी यूटिलाइजेशन लगभग 95-97% के आसपास है। 1000 करोड़ के आसपास के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी बुक्स पे हैं, तो उसका भी फायदा मिलना चाहिए। तो हमें लगता है ये कैपेक्स के बाद भी बैलेंस शीट बहुत लिवरेज नहीं होगी, लगभग अभी तो डेट फ्री आप कह सकते हैं। पिछले 3-4 सालों में 1200-1300 करोड़ की डेट लगभग घट के 175 करोड़ हो गई है और हमें लगता है सोडा ऐश का डिमांड सिनेरियो भी स्ट्रांग रहना चाहिए और कैपेक्स का फायदा भी कंपनी को मिलना चाहिए। तो अगले साल तो बहुत ज्यादा इसका फायदा नहीं मिलेगा। इनिशियली 70 रुपए के आसपास की अर्निंग्स की हम उम्मीद कर रहे हैं और 12-15 के आसपास तक के मल्टीपल्स। तो GHCL खरीदने की सलाह होगी 850 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से। ओके, GHCL शुरुआत की थी आज की हमने श्रृंखला की 4 का चौका ट्रेड्स की। पहला सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सौजन्य से आया था चंबल फर्टिलाइजर्स की कॉल ऑप्शन। आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करती हुई एट 540 की स्ट्राइक, 1822 के यहाँ पे लक्ष्य के लिए। ओके, गलती हो गई मुझसे, सोनी पटनायक जी के ट्रेड है ये। और राजेश सतपुते ने फिर सुपरस्टार पिक किया टाइटन फ्यूचर्स फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 3300, 3340, 3185 का स्टॉप लॉस है। प्रशांत जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, इंडस टावर्स और GHCL। यहाँ पर अभी शरद अवस्थी जी की कॉल। आज का मिड कैप फंडा स्ट्रॉन्ग मूव और डे 615 डे प्रोस्पेक्टिव नहीं, याद रखिएगा पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव है। मेन वाइल दैट भारती एयरटेल एट डे लो 1669, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट और निफ्टी मोर और लेस वहीं पर है, रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। बट HDFC बैंक एक माइलेज क्रिएट करता हुआ और 1714 पे डे हाई पर। और सबसे जो खूबसूरत ट्रेड रहे इस कार्यक्रम में
वो था अशोक लेलैंड और आई थिंक सोनी जी का HDFC बैंक भी। अशोक लेलैंड इज नाउ एट 222.4। प्रकाश सर, एक प्रश्न पूछूं आपसे। ये क्लोज बहुत स्ट्रांग है और ये उस दिन के 13 फ़रवरी के ओपनिंग बिहेवियर से कहीं बेटर है, कमांडिंग पोजीशन में जा रहा है। इसको कंसिडर करना चाहिए वाकई क्या एक पोजिशनल ट्रेड के लिए? बिल्कुल 100% करना चाहिए। उसका रीजन ये है, अगर आप उसका हायर टाइम फ्रेम पे चार्ट देखते हो तो लगता तो ऐसा है कि बहुत अच्छा बेस बना है, लोअर लेवल पे 200 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ध्यान रखते हैं तो लगता है एक रिवर्सल पैटर्न, काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है। उसका अब ट्रेड कर रहा है 222, डीप स्टॉप होना चाहिए 210 का। मेरे ख्याल से 240 मिनिमम टारगेट है, उसे वक्त लगेगा। एक बार 240 चला जाएगा तो स्ट्रक्चर इतना सुधर जाएगा कि 260 का भी रास्ता खुल जाएगा। ये मतलब ये लॉन्ग पुल ट्रेड है, लेना चाहिए और थोड़ा स्पेस देना चाहिए। नीचे ऊपर होता रहेगा, साइडवेज होता रहेगा, लेकिन यस, अशोक लेलैंड अच्छा लग रहा है मुझे। अशोक लेलैंड अच्छा लग रहा है, बाई साइड की कॉल थी गाबा सर की। लेकिन अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर के एक और स्टॉक की। देखिए बायोकॉन के, हालांकि देखिए फार्मा सेक्टर में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बायोकॉन पे क्या खबर है? तो डायबिटीज़ की दवा को लेकर अमेरिका में कंपटीशन बढ़ता दिख रहा है, और क्योंकि सनोफी की बायोसिमिलर दवा मेरिलॉग को US FDA से मंजूरी मिल चुकी है, वहीं बायोकॉन कंपनी की दवा को मंजूरी मिलना बाकी है। मेरिलॉग से बायोकॉन के कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, इस पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ जुड़ रही है विनी बताइए क्या रिसर्च किया आपने? बिल्कुल, तो बायोकॉन का स्टॉक आज प्रेशर में है क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई हुई है। यहाँ पे US FDA ने फर्स्ट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन बायोसिमिलर है उसका अप्रूवल मिल गया है, पर ये अप्रूवल मिला है सनोफी को। नाउ ये प्रोडक्ट मेनली ट्रीट करता है डायबिटीज़ को, और उनकी जो बायोसिमिलर है वो है मेरिलॉग, उसको ये अप्रूवल मिल चुका है। ये अभी ये देखें तो यहाँ पे ओवरऑल जो बायोकॉन का बायोलॉजिक्स का ये जो बायोसिमिलर है वो है इंसुलिन एस्पैट, जिसके ऊपर काफ़ी बुलिश कमेंट्री भी आ रही थी। एनालिस्ट भी क्वाइट पॉजिटिव थे इस पर, और नेक्स्ट 1 से 3 साल में ये बड़ा बनने वाला था बायोकॉन के लिए। नाउ कंपटीशन को पहले अप्रूवल मिल गया है, इसीलिए स्लाइड बिट ऑफ अ नेगेटिव है। यहाँ इस बायोसिमिलर की ओवरऑल बात करें, जो एड्रेसेबल मार्केट है US में स्पेसिफिकली, तो वो है $651 मिलियन, और एक्स US में है $1,287 मिलियन। दिस इज अकॉर्डिंग टू HSBC की जो डेटा पॉइंट है। तो नाउ अप्रूवल करंटली सनोफी को मिला है। ये मेनली दो चीज़ों के लिए, वन है 3 मिलीलीटर का जो सिंगल पेशेंट यूज प्रीफिल पेन है उसके लिए है, और दूसरा है 10 मिलीलीटर का मल्टी डोज वायल है, उसके लिए भी अप्रूवल मिला है। तो दोनों के लिए सनोफी को अप्रूवल मिल गया है, और ये सनोफी पहला जो है ऐसा कंपनी जिसको अप्रूवल मिला है US मार्केट में इसके लिए। ना बायोकॉन के लिए ऑब्वियसली ये नेगेटिव बन जाता है, पर बायोकॉन ने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है US FDA के साथ, और एक्सपेक्ट करें कि लॉन्च करेंगे एक बार जब FDA से अप्रूवल मिल जाए, पर अभी तक अप्रूवल नहीं मिली है, इसीलिए थोड़ा नेगेटिव बन जाता है। यूरोप मार्केट में देखें तो ऑलरेडी सनोफी और एली लिली यहाँ पे ऑलरेडी है, और उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर लिया है। तो इम्पॉर्टेंट होगा बायोकॉन के लिए, बिकॉज कंपटीशन को मिल गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव। तो कंपटीशन का हीट बायोकॉन झेल सकते हैं आने वाले वक्त में। लेकिन एक और स्टॉक की बात करते हैं। देखिए ट्रेंड की बात करते हैं, ये 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है, और अभी फिलहाल आधा फीसदी से ज़्यादा कर 5080 के आसपास कारोबार कर रहा है। राजेश जी, ट्रेंड का निफ्टी में इंक्लूजन हुआ था सितंबर 27, 2024 के करीब, जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे था। ट्रेंड के इंक्लूजन के बाद ही निफ्टी ने हाई लगाया। हालांकि इसके इन दोनों का कनेक्शन क्या है उतनी जानकारी है नहीं, लेकिन इसके चार्ट्स में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है क्या, और जिनके पास नहीं है क्या वो अभी ऐड कर सकते हैं ट्रेंड को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल यहाँ पे ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो चार्ट है, अगर आप इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हो, इसको एक टारगेट दिखता है 4600। तो अगर ऐड ही करना है तो 4600 के आसपास ऐड करना है। हालांकि अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो ट्रेंड 5000 के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये सपोर्ट कहाँ तक जाएगा, तो मुझे लगता है कि 5000 से लेके 5050 ये इसका एक आप कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन जोन है। तो एक छोटा स्विंग मिल सकता है, बट दैट स्विंग इज फॉर शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्लेयर, नॉट द पोजिशनल प्लेयर। तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम आएगा तो 5200 5300 तक का एक स्विंग मिलेगा जहां पे लिक्विडेशन होगा, लेकिन वो सिर्फ इंट्राडे प्लेयर के लिए होगा, वो पोजिशनल ट्रेडर के लिए नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये जो मंदी चल रही है ट्रेंड में, ये 400-600 तक एक बार जाएगी, जहां पे हम सोचेंगे कि हमें इसे पोर्टफोलियो में ऐड करना है कि नहीं। फिर मुझे लगता है ट्रेंड जो है वो वीक है। ओके, ट्रेंड
5080 पे आपकी स्क्रीन पे भारतीय एयरटेल एक बार फिर लेके आइएगा। इससे पहले कि आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में जाएं, इट्स 1667 CNBC आवाज़ की खबर का इम्पैक्ट एंड भारतीय एयरटेल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन निफ्टी 50 इज एट 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे। अब एक काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं। देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस आज की बातचीत में। देवेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। वो आज सुबह हम एक ग्राफिक्स देख रहे थे सर, पैमाइश कर रहे थे इंडियन मार्केट वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हैंगसेंग को देखिए क्या पैसा बन रहा है वहाँ पे, आप चाइनीज़ मार्केट को देखिए, आप US मार्केट की स्टेबिलिटी को देखिए। अभी एज ऑफ नाउ आइसोलेशन में हमारे पास दिक्कतें हज़ार हैं। FIs का एग्जिट, जिस प्रकार की ग्लोबल मार्केट की पोजिशनिंग, अभी स्टॉक्स पे आएंगे दोबारा देवेंद्र जी, पर आपको लगता है कि अभी हम इस अनवाइंडिंग को कुछ और झेलेंगे? अभी कितना डाउनसाइड लग रहा है आपको? डाउनसाइड की बात इसके लिए हम लोग करना चाहेंगे कि आई थिंक द फंडामेंटल्स ऑफ द निफ्टी 50 आर प्रोबेबली नाउ एट अ कंपेलिंग वैल्यूएशन। तो शायद आप निफ्टी 50 की डाउनसाइड की बात करते तो मुझे ज्यादा डाउनसाइड नहीं दिख रही उसके अंदर। मैं ऐसा समझता हूँ कि डेफिनेटली द एग्जिट इज हैपनिंग फ्रॉम द FPI साइड, बट उनके रीजन अलग है एग्जिट के। तो आई थिंक डेफिनेटली इज क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन द निफ्टी 50। ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि वैल्यूएशन के माध्यम से डाउनसाइड होना चाहिए। टेक्निकल के कारण से शायद 200-400 पॉइंट का एक फॉल है, बाकी तो शायद आ सकता है, बट अदरवाइज आई थिंक इट इज अ टेल एज फार एज आई थिंक द फॉल इज कंसर्न इन निफ्टी 50। जो पेन आपको रहेगा वो पेन रहेगा जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर जो हायर वैल्यूएशन है वहां पे पेन बॉदर करता रहेगा। एंड दैट इज वेयर प्रोबेबली आई थिंक सम ऑफ द इन्वेस्टर्स हु आर लूजिंग मनी they are also selling part of their portfolio stocks. So ये हिसाब से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे प्रेशर दिख सकता है, बट मैं नहीं मानता हूँ कि बियॉन्ड फंडामेंटल्स रिमेन स्ट्रांग। बस इतना एक पॉइंट आप करके चलिए कि फंडामेंटल्स आर आस्किंग फॉर द बेटर प्राइस नाउ। एवरी सिंगल कंपनी विथ whom we are talking are confirming के fourth quarter is definitely going to be better than the third quarter, and meaningful way it is going to be better than third quarter. So we are relatively more comfortable with the prospects going forward in the fourth quarter and thereafter. निफ्टी PSU बैंक पे आप टिप्पणी करते हैं। मीनवाइल ये जो देवेंद्र जी टिप्पणी कर रहे थे, एक बजा निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लिखे आइएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 724, बहुत दिनों बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक सस्टेन होने की टेंडेंसी नज़र आई, बहुत दिनों बाद। आई मीन पिछले 10 दिन में जो निफ्टी बैंक की हैमरिंग हुई है उसमें ओवर एंड जिसे कहते हैं ना, आई मीन जो सेलिंग थी एक्सीड कर रही थी नॉर्मल सेलिंग को, वो थी बैंक ये PSUs की सेलिंग। मारुति एज ए डे हाई। अच्छा, सेक्टर्स को देखें देवेंद्र जी, अभी तक तो जो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहे हैं उसमें मतलब डिसाइसिवली तो नहीं, लेकिन हाँ इक्का दुक्का स्टॉक्स के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सीमेंट इज स्टिल विटनेसिंग बाइंग। मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, ACC में, अंबुजा में, रामको में एक मूव है। हम सब के सब इस पशोपेश में थे, दुविधा में थे कि भाई कैपेक्स पे इतना जोर नहीं दिया इस बजट में, बट लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स इस क्वार्टर में सीमेंट के फिर भी ठीक थे, स्पेशली अल्ट्राटेक सीमेंट के। आप सीमेंट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त देवेंद्र जी? फंडामेंटली वीरेंद्र कोई नेगेटिव नहीं है सीमेंट के कारोबार के अंदर। ऑन द कॉन्ट्री मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जो 8 महीने में स्पेंड नहीं कर रही थी वो 4 महीने में कर रही है, दिसंबर इंक्लूडेड। तो ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर आई थिंक ज्यादातर स्पेंडिंग द फोर्थ क्वार्टर में हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक सीमेंट ऑफटेक इज आल्सो ऑन अ राइज, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रोजेक्ट 8 महीने के अंदर जो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं या स्लो हो रहे थे, उसकी जगह पे आई थिंक दोस प्रोजेक्ट्स आर नाउ गेटिंग एग्जीक्यूटेड एट अ फास्टर पेस, सो द ऑफटेक ऑफ सीमेंट इज ऑन अ हायर साइड। हाउसिंग के अंदर भी सीमेंट का जो ऑफटेक है इज रिमेनिंग ऑन द हायर साइड। और जो कंपनियां इनलैंड ट्रांसपोर्ट के माध्यम के अंदर आई थिंक द वाटरवेज यूज कर रही है, उनके लिए कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रीजनेबली लो। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सीमेंट एज अ बिजनेस शुड बी लुक्ड एट इन 2 पार्ट्स, द स्मॉलर एंड द रीजनल कंपनी एंड द पैन इंडिया कंपनी। जो पैन इंडिया कंपनी है उसके पास प्राइसिंग पावर है, उनके पास कॉस्ट मैनेजमेंट की क्षमता है। तो ये 2 चीज के ऊपर मैं पैन इंडिया कंपनीज को ज्यादा पसंद करूंगा, या ग्रुप ऑफ कंपनीज विच आर पैन इंडिया, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ सीमेंट के अंदर। ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो सीमेंट के अंदर आपको पसंद है। देवेंद्र जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। सर क्वार्टर 3
देखें आप तो 19 लास्ट क्वार्टर से सबसे ख़राब क्वार्टर 3 रहा। आपने कहा क्वार्टर 4 बेटर हो सकता है। जितनी भी विजिबिलिटी दिख रही है आपको, आपको लग रहा है कि क्वार्टर 4 में कोई ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर या फिर इनफैक्ट स्टॉक्स जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं और वहाँ पे बेट लगाना चाहिए? सो गुड आफ्टरनून श्रेया। सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर रिलेटिवली स्टेबल रहा है। तो जो सेकंड क्वार्टर के अंदर जो फॉल था, मे बी द फॉल हैज गॉट अरेस्टेड इन द थर्ड क्वार्टर, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, थर्ड क्वार्टर के नजरिए से देखो तो फोर्थ क्वार्टर के अंदर ग्रोथ डिस्टिंक्टली ज्यादा दिख रहा है। दैट मींस ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस द फोर्थ क्वार्टर इज गोइंग टू बी बेटर देन द थर्ड क्वार्टर। दैट इज व्हाट आई थिंक वी आर गैदरिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी सिंगल कंपनी, be it in infrastructure, be it in other sectors. I think everybody is confirming that part of it. जहां तक प्रेफरेंस का सवाल है कि कौन से सेक्टर के ऊपर काम करें, मैं ऐसा समझता हूँ कि बजट के माध्यम के अंदर जो कंजम्पशन का थीम है उसको आगे चल के देखते हैं। तो जो फाइनेंस कंपनियां हैं, पर्टिकुलरली लार्ज एनबीएफसीज एंड द लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स जिसका रिटेल पोर्टफोलियो ज्यादा है, उनके लिए मेरे ख्याल से समय अच्छा रहना चाहिए। देयर क्रेडिट ऑफ टेक इज आल्सो गोइंग टू बी ऑन राइज, एंड जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है उनका बेनिफिट उनकी बैलेंस शीट में एक क्वार्टर के बाद दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि फर्स्ट सेक्टर टू सिलेक्ट फ्रॉम वुड बी द फाइनेंशियल्स। सेकंड सेक्टर व्हिच वन कैन पॉसिबली गो फॉर इज द कंजम्पशन। किस माध्यम से? डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी कंज्यूम का ऑटो के ऊपर प्रभाव ज्यादा रहता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ईवी लॉन्च की, तो इन दो ईवी मॉडल के अंदर आई थिंक दे हैव साइजेबली कलेक्टेड अबाउट 8,500 करोड़। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज अ काइंड ऑफ ए बिगिनिंग फॉर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग व्हिच इज हैपनिंग विद अ शिफ्ट। तो ये ऑटो एंसिलरी के लिए एक अच्छा समय होना चाहिए। तीसरी चीज जिसके ऊपर मैं ज्यादा भार देता हूँ, इंजीनियरिंग R&D बिजनेस। उसके अंदर ज्यादातर जो कंपनियां ग्लोबल कस्टमर को इन सेपरेट वर्टिकल्स काम कर रही है, जैसे ऑटोनोमस व्हीकल है, जैसे एविएशन सेक्टर है, जहाँ पे ग्रोथ बड़ा है, वहां पे उनकी क्षमता अच्छी है। तो those companies are basically I think showing the distinctly good signs of growth going forward compared to the large peers in IT. So we are selectively bullish about the companies within this. Maybe जो करेक्शन कैपिटल गुड्स के अंदर आया है, मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ ज्यादातर करेक्शन आया है, एंड ये करेक्शन के अंदर कैपिटल गुड्स कंपनीज should also be once again looking interesting from the investment point of view. तो ये सेटिंग सिलेक्टिवली आपको कंपनियां उसके अंदर सिलेक्ट करके पोर्टफोलियो में लेना जरूरी बनता है ये समय के अंदर। देवेंद्र जी, आपने फाइनेंशियल का जिक्र किया, कंजप्शन, ऑटो, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे आपको ठीक ठाक माहौल लग रहा है, बेट लगा सकते हैं। लेकिन निफ्टी फार्मा सेक्टर कैसे लगता है? देखिए आज भी जिस तरीके से बाजार में कमजोरी थी, फार्मा ने संभाला है कहीं ना कहीं बाजार को, आज भी ग्रीन निशान पे कारोबार कर रहा है। फार्मा में स्ट्रेंथ नजर आ रही है? अगर हाँ तो फिर कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको पसंद है? दो सेगमेंट में बांट लेते हैं फार्मा कंपनीज को। एक जो एपीआई और सीडीएमओ सेगमेंट है, जिसके अंदर लाइक्स ऑफ डीवीज, लाइक्स ऑफ लॉरस का ज्यादातर समावेश है, उनको एक प्रेफरेंस अलग से देते हैं क्योंकि उनके अंदर दो चीज के बदलाव आए हैं। एक तो उनका जो इनपुट कॉस्ट है, जो गए साल के अंदर जो हायर था, दैट इज नाउ रिमेनिंग अंडर कंट्रोल, दैट इज ऑन अ लोअर साइड। और दूसरी तरफ उनके जो कस्टमर्स हैं, दे हैव बीन स्टार्टेड लिफ्टिंग हायर अमाउंट ऑफ सप्लाईज फ्रॉम देम फॉर देयर फॉर्मुलेशन बिजनेस। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एपीआई और सीडीएमओ बिजनेस जो है उसको डिस्टिंक्टली एक बेटर प्रेफरेंस मिल रहा है, उनके अंदर ग्रोथ के एक अच्छे सिम्टम्स हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो लार्ज फार्मा कंपनियां हैं जिनके पास स्पेशलिटी जेनरिक्स की क्षमता है, जैसे सन फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, ये टाइप की कंपनी के अंदर द पोर्टफोलियो ऑफ स्पेशलिटी जेनरिक्स इज इंक्रीजिंग। और यूएस मार्केट के अंदर उनका जो सेल बनता है करीबन 25 से 30% के बीच में, उसके अंदर ये स्पेशलिटी जेनरिक्स का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो मे बी आई थिंक दे आर गोइंग टू हैव बेटर मार्जिन आल्सो गोइंग फॉरवर्ड, एंड दे विल टेक एटलीस्ट इन द नियर टर्म द एडवांटेज ऑफ डेप्रिशिएटेड करेंसी to get better yield out of it. So fourth quarter should be distinctly better for some of the specialty generic pharma companies who are exporting to the dollar markets, the US markets particularly. इस बीच जरा आप लिखाइए HDFC बैंक और HDFC बैंक स्टॉक ऑफ द मूवमेंट डे हाई पर सोनी जी की कॉल भी ठीक रही है। जैसे कि हम बात कर रहे थे शेयर में 2 बजे, ये एक स्टॉक है कंसिडर करने लायक, 1710 से ऑलमोस्ट 1716 एंड गिविंग पुश टू ये निफ्टी बैंक एज वेल। निफ्टी बैंक अब वो जो थ्रेशोल्ड पॉइंट था 49,200 उसके ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, ये याद रखिएगा इंट्राडे थ्रेशोल्ड पॉइंट है किसी इंट्राडे स्विंग के लिए, ना कि पोजिशनल।
अच्छा, ये देवेंद्र जी आज एम का जो रिएक्शन है, आई मीन इनकी ईवी गाड़ियों की बुकिंग पर, इसका रीज़न क्या समझते हैं आप? आई मीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन एंटायर आई थिंक ऑटो स्पेस, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, इस प्राइस परफॉर्मेंस का कारण क्या समझते हैं? आप क्या इस डिप को कंसिडर करेंगे बाय कर लायक? दो चीज, आई थिंक वन इज अ कस्टमर शिफ्टिंग आउट टू इलेक्ट्रिक व्हीकल इज अ रियलिटी. In fact, every single company which is selling electric vehicle, they are seeing the growth traction. टाटा मोटर्स को थोड़ा एक साइड पे एक बार रखना पड़ेगा, लार्जली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट टाटा मोटर्स के अंदर ऑलरेडी डोमिनेंट मार्केट शेयर है, तो शायद उनके लिए थोड़ा बहुत आई थिंक प्रेशर का पॉइंट रह सकता है ईवी के अंदर. बट अदरवाइज ऑल अदर OEMs आर सीइंग द बाइंग हैपनिंग ऑन द ईवी फ्रंट. तो कस्टमर का शिफ्ट वहां पे हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. दूसरी तरफ देखें तो जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट का जो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो अभी हम शुरू होने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं अगले 4 या 6 क्वार्टर के अंदर. दिस शुड बी लुकिंग रिलेटिवली बेटर. कंपनी लाइक M&M, they have twin advantage. First advantage, because of the tractor division and the rural sector income is on rise, the farming income is on rise. So to a greater extent, I think they are getting the advantage of the tractor business contributing better than before. So that is one. And second, in EV business, जैसे हमने अभी बात की कि जिसके अंदर उनको एडवांस में पैसे मिल रहा है. I think today probably M&M is only company which is basically getting significantly large amount of higher booking, so that they are getting I think higher business continuing. करीबन वो 20% के आसपास ग्रोथ सस्टेन कर रहे हैं, so that is a remarkable thing. In my viewpoint, valuations are currently adequate. They are not cheap. बट एट द सेम टाइम मार्केट कोई कारण से चीप वैल्यूएशन के अंदर ये स्टॉक को अवेल करता है, देता है, तो शायद मैं मानता हूँ कि दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अच्छा देवेंद्र जी, फाइनेंस कंपनियों में NBFCs में आप क्या इस वक्त टारगेट कर रहे हैं? कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी मतलब या फिर गोल्ड फाइनेंस की तरफ है आपका झुकाव, या HFCs पे जहाँ पे बहुत सीवियर प्राइस डैमेज हुआ है? कहाँ पे फोकस करना चाहिए, स्पेशली RBI के लिक्विडिटी को एड्रेस करने के कदमों के बाद? कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ. टिपिकल गोल्ड बेस्ड कंपनीज के ऊपर कम फोकस है. मेरा ऐसा मानना है कि दी हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस सालों साल लगभग 20% का ग्रोथ के आसपास चल सकता है, एंड दिस इज अ पॉजिटिव थिंग अकॉर्डिंग टू मी. तो ये पॉजिटिव थिंग को ध्यान में रखते हैं तो आई थिंक गुड क्वालिटी फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दे लुक रिलेटिवली मोर इंटरेस्टिंग. और जो कंज्यूमर फाइनेंस के कारोबार के अंदर है, NBFC या कॉर्पोरेट बैंक्स, फॉर देम आल्सो द ट्रैक्शन इज ऑन अ हायर साइड. जैसे मैंने बताया कि बजट के माध्यम से कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आई थिंक द lending activity also will go to the end consumer in a systematically higher manner. And those companies which are into the retail lending, उनके लिए better time definitely हम देख रहे हैं. मैं ऐसा समझता हूँ कि I think this could be a good choice of companies that are available in the marketplace, and this could be a good time also to look into them from the favorable perspectives. देवेंद्र जी, लेकिन मार्केट ने इस बार बहुत तंग किया. जिस तरीके से आप भी मेंशन कर रहे थे, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा पेन है, बहुत रुलाया है निवेशकों को. अब मिड कैप और स्मॉल कैप में रिटेल क्या करे सर? वैल्यूएशंस तकलीफ दे रहे हैं. हम काफी टाइम पास में भी बात कर चुके हैं कि ये जो वैल्यूएशंस के ऊपर मार्केट मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर ट्रेड कर रहा है, वो सस्टेनेबल नहीं है. एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है वो मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए इतना इंक्लाइंड होता है कि वो ये मैसेज को सुन नहीं रहा है. टुडे द सिचुएशन इज दैट इन सम ऑफ द मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज द पेन इज एक्चुअली हैपनिंग, क्योंकि लोगों ने ऊपर के दाम में शेयर्स लिए हैं. On the contrary, I think many people have bought it, I think, with a leverage fund. That is also we understand. And in order to service the leverage, they have sold off some of the good quality stocks from their portfolio. That is also we find from the market actions. So ये थोड़ा concerning issue जरूर है. I guess I think the mid cap and small cap companies, including the IPO companies which marketed their IPOs at a premium valuation, are largely responsible for this kind of a stress in the market, according to me. Maybe I think the individual investors will have to take a lesson. उन्होंने एक लेसन लेना जरूरी बनता है कि हर तेजी के अंदर आप ये सेम मिस्टेक करते हो. आई थिंक यहाँ पे आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा मिस्टेक के अंदर.
And I think that's what I think I could say. Maybe I think the current valuations के अंदर जब कमजोरी है, उसके अंदर कोई select companies अच्छी मिलती है, तो that is a good opportunity also at the same time. Buying opportunity को भी गिन के ले चलना चाहिए, neglect नहीं करना चाहिए, because mid cap and small cap is not bad per se. Valuations have been concerned. If valuations have corrected, तो यहाँ पे आपको buying की opportunity अच्छी कंपनी मिलती है तो consider करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने डिटेल में आंसर देने के लिए बहुत शुक्रिया सर, CNBC आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए। चलिए अब विषय को थोड़ा बदलते हैं और ओलंपिक्स की बात करते हैं। देखिए नीता अंबानी ने कहा, मेरा भरोसा है कि भारत में अब ओलंपिक्स होना चाहिए। ये कहना है रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन बिजनेस पॉलिसी एंड कल्चर में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर 2036 के ओलंपिक्स भारत में होते हैं तो ये अब तक के सबसे ग्रीन ओलंपिक्स होंगे। उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त ओलंपिक्स मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या कहा आप सुनिए। India must have the Olympics. We are going to be the third largest economy in the world. And if you see, in the 10 largest economies of the world, 9 countries have hosted the Olympics. Only India has not. So I find that really odd. I think us Indians, with a population of 1.4 billion Indians, would wish to see Olympics being hosted in our country. It will be our pride to host them. So I think that is the reason I think the Prime Minister also mentioned that India will bid for the Olympics for 2036. जी, आप सुन रहे थे इस वक्त नीता अंबानी जी को और दावेदारी पेश करते हैं। खैर अब बाहर निकल के आते हैं और बात करते हैं निफ्टी की क्लोजिंग में। देखिए आज 8 दिनों बाद हमें एक एटलीस्ट ग्रीन कैंडल मिल रही है। 8 दिन के अकाल के बाद एक हरी कैंडल तो डूबते हुए को तिनके का सहारा है। बट जहाँ तक थ्रेश होल्ड पॉइंट का सवाल है, जो सुबह भी हमें FIs के स्टैट्स दिख रहे थे, जरा प्लीज़ वो कॉल्स और पुट्स लेके आइए फिर दोनों ही इंडस्ट्रीज़ पे, निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, दोनों ही इंडस्ट्रीज़ पे वो स्ट्राइक्स रखिएगा। स्टिल दैट 23,000 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन, वो 23,000 की कॉल सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। हालांकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि वर्सेस आई थिंक 2 PM अब आउटस्टैंडिंग वाई कम है। तो मैं एक व्यू ये शेयर कर रहा हूँ आपसे कि कुछ मत करिए, ये पोजीशन ओवरनाइट कैरी करने लायक नहीं है। बट 23,050 की ट्रेजेक्ट्री अगर बाइसेक्ट होती है तो हम शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रीगेन करें टुवर्ड्स 10 डेमा, टुवर्ड्स 20 डेमा, लुक्स पॉसिबल। क्या है हमारे पास? आज हमारे पास 22,800 के पुट राइटर का कन्विक्शन है। दैट्स गुड। तो छोड़ देते हैं अभी। अगर कल 23,000, 23,050 से फिर फेलियर आता है तो अगेन शॉर्ट करेंगे, और अगर 23,050 की जोन रीगेन होते हैं देन ए पुल बैक ट्रेड्स टुवर्ड्स 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डेमा। नाउ निफ्टी बैंक में सबसे अच्छी चीज़ है कि एक रिवर्सल है PSU बैंक्स में, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज है HDFC बैंक का अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। HDFC बैंक का लो था एग्जैक्टली 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दैट्स गुड। ये 1700 पर हमने टिप्पणी की थी सुबह। जरा स्टैट्स लेके आइए जरा प्लीज। 49,500 की स्ट्राइक्स की कॉल के आउटस्टैंडिंग वाई को देखते हैं जरा प्लीज। थ्रेशोल्ड पॉइंट निफ्टी बैंक के लिए क्या रहेगा? कॉल कह रहा हूं मैं यहाँ पे 49,500 की कॉल दिखाइएगा। ये देखिए 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई क्लोज आ रहा है करीब 49,250 के आसपास। तो मैं फ्रेंकली स्पीकिंग यही कहूँगा कि अगेन हमें वेट करना है निफ्टी बैंक के 10 और 20 डेमा की कटने का, अदरवाइज इस जोन में ट्रेड नहीं पिक करेंगे। टिल द टाइम ये पॉइंट 49,500 का नहीं कट रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं आएगा। बट मेरा फोकस ज़्यादा है आज निफ्टी की तरफ। लेट्स सी कल ओपनिंग में ये श्रेया क्या करता है। थ्रेशोल्ड पॉइंट 23,050 रहेगा। श्रेया। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने सारे
लेवल्स बताए उसी के करीब आता हुआ। इनफैक्ट देखिए बैंक निफ्टी में जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली, 148 अंकों की बढ़ोतरी और 49,248 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। HDFC बैंक एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है इस पूरे ही पुश का। चलिए अब BTST और STBT कॉल्स लेते हैं। गाबा सर आपसे शुरुआत करते हैं। आपकी तबीयत वैसे कैसी है गाबा सर? अब तबीयत तो बहुत ही अच्छी है, बस आई थिंक इट्स ओके सर STBT या BTST? बेटर देन डे फॉर यस्टरडे, आई कैन से दैट। ओके सर। अच्छा, जो स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त, आई थिंक वो है बजाज फिनसर्व। ट्रेड करा है 1896 के आसपास, टॉप होगा 1872। नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 2000 के होने चाहिए। तो फर्स्ट टारगेट 1950, उसके बाद 2000 होना चाहिए, तो 1950 टारगेट BTST। कि बजाज फिनसर्व अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल रही है और ये फिलहाल बाई साइड के ट्रेड गावस्कर की तरफ से आते हुए। सोनी जी आप बताइए कल के लिए आप क्या पिक कर रही हैं? श्रेया जी यहाँ पे BTST रिकमेंडेशन रहेगा मेरा। एल्केम में आज अच्छे मॉर्निंग से शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग्स बिल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं एंटायर डे में, और स्टॉक काफी स्ट्रांगली 4700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो मुझे लगता है कि एक बार 4775 के लेवल्स को अगर निकालता है देन टुवर्ड्स 4850 4900 लेवल्स टेस्ट हो सकता है। सो एल्केम फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं 4700 स्टॉप लॉस के साथ 4850 4900 टारगेट्स के लिए। अच्छा, मैं एल्केम का ट्रेड है, शॉर्ट कवरिंग है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ ट्रेड्स पे, आज इस क्लोजिंग में इस पैनल ने जो भी ट्रेड्स रिकमेंड किए बेहद शानदार थे। लुक एट अशोक लेलैंड, क्या स्विंग मिला डे हाई पर। HDFC बैंक क्या स्विंग मिला एट डे हाई। और राजेश जी ने लिया था एस्ट्रल, जैसे कि मैंने आपको कहा भी था, ये बहुत ही एग्रेसिव ट्रेड है, बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, बहुत ही मतलब एग्रेसिव ट्रेड है ये 1385.80। तो बहुत सारे ट्रेड्स अच्छे मिले यहाँ पर। और एक बोले क्या, ये PB इंफ्राटेक जो मेरे ख्याल से मानस ने पिक किया था, वो क्या कर रहा है। और ले आएंगे डॉक्टर साहब एक बार यहाँ पर। ये मोर और लेस उसी रेंज में रहा, इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन बाय ट्रेड्स बहुत अच्छे गए। मानस क्या पिक कर रहे हैं अब आप कल के लिए? देखिए STBT के लिए चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप पैटर्न देखें तो लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर बंक होने की कोशिश कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करेंगे, 532 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 560 पे 560 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, चंबल फर्टिलाइजर्स 540 to 35 पे, जो कि शिल्पा जी का कॉल भी था इस कार्यक्रम में, सोनी जी का कॉल था, माफ कीजिएगा, इस कार्यक्रम में। प्रशांत आप क्या पिक करेंगे? वीरू जी मैं यहाँ पे टाइटन STBT करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि 3235-40 के आसपास एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 3285 3285। यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा करीबन 3150 3150 से लेके 3100 3100। ठीक है, टाइटन राजेश सर का भी FNO सुपरस्टार के लिए पिक। अब सोमिल जी आप बताइए कल क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? इनफैक्ट BTST पिक कर रहा हूँ बाई साइड पर। इंडसइंड बैंक ये अच्छी रैली दिखा रहा है, एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज एक अच्छा पॉजिटिव क्लोज भी है। स्टॉप लॉस 1020 और ऊपर में टारगेट 1150। BTST सोमिल जी की पिक। राजेश सातपुते जी आप बताइए आपकी पिक क्या होगी कल के लिहाज से? श्रेया जी, मैं HDFC बैंक को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि बहुत ही क्लीन मोमेंट यहाँ पे फिलहाल तो बना हुआ है और ये मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यू होगा। एज ए BTST देखिए श्रेया जी, इसका टारगेट होगा 1750 का, 1740 1750, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे वो रहेगा 1710। तो मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके HDFC बैंक लेके जाएगी। ठीक है, HDFC बैंक फिलहाल ये पिक आती हूँ राजेश जी से। राजेश जी एक और स्टॉक देखिए आप, ब्रिटानिया डे हाई के आसपास आता हुआ इस स्टॉक, इसमें अच्छी तेज़ी, इनफैक्ट पिछले 15 मिनट्स में देखें तो और ज़्यादा पुश मिला है और आज इनफैक्ट अनुसक के स्पॉटलाइट में भी था ये ब्रिटानिया। कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? देखिए, ब्रिटानिया में एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है 4900 से लेके 4950, और अगर आप इसके लीड के तौर पे इसे रखें तो देखिए मेरे हिसाब से 4900 का यानी 67 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और इस ट्रेड को लेके जाइए। अगर यहाँ से ब्रिटानिया चलता है तो कम से कम मुझे लगता है यहाँ से 5150 तक का वो मिलेगा। तो करंट लेवल से 200 पॉइंट का स्विंग आना चाहिए, स्टॉप लॉस होगा 70 पॉइंट्स का। ठीक है, तो ब्रिटानिया फिलहाल डे हाई पे और यहाँ पे ये बाई की सलाह और लेवल्स बता देते हैं। चलिए अब डीलर रूम की तरफ चलते हैं और क्या कुछ संकेत वहाँ से मिल रहे हैं, बताइए दिन।
देखिए, अगर हम बात करें डीलिंग रूम्स की, तो दो स्टॉक्स जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले है पेटीएम। स्टॉक में सुबह से ही थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है, लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है एफएनओ सीरीज में, और डीलर्स यहाँ बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे माँ की एचएनआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। डीलर्स को लगता है 750 760 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलने चाहिए फरवरी फ्यूचर्स में। इसके अलावा इंडिगो और स्टॉक पिछले आधे घंटे में अच्छे प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन दिखा रहा है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ पोजिशनली 4350 से लेकर 4400 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ एविएशन स्टॉक्स में खास करके इंडिगो में खरीदारी कर रहे हैं। तो ये जो स्टॉक्स हैं जो आज डीलर्स के रडार पे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए। इंटीग्रल एविएशन बाकी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैरी करता हुआ अपने साथ। निफ्टी बैंक 49,272 पे निफ्टी बैंक, और निफ्टी एक अच्छा क्लोज देने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए बहुत दिनों बाद थोड़ा से हम स्केप्टिकल तो हैं, हम डरे हुए तो हैं, क्योंकि अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में आके क्लोज नहीं हो रहे हैं, कॉलेक्टिव्स के जोन बहुत नज़दीक खड़े हैं। बट स्टिल जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल है, कंसिडरिंग HDFC बैंक प्राइस परफॉर्मेंस एंड मोर स्पेशली SBI, अच्छा क्लोज है। एक बार लेके आइए लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग का रेशियो जो क्या वो क्या कह रहा है। 93 लॉन्ग्स और 51 शॉर्ट कवरिंग, 70 शॉर्ट और 17 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये स्लाइटली इसका जो झुकाव है वो ग्रीन की तरफ है, बुलिश की तरफ है। 93 लॉन्ग्स यहाँ पे गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ और कुछ वीक स्ट्रक्चर्स जहाँ पे आज लॉन्ग बने वो लेके आते हैं। पहले लॉन्ग की स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पर मनापुरम, CG पावर और अशोक लेलैंड, एस्ट्रल, कॉनकॉर, एक कंप्लीटली अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग। अगर आप इसमें से अशोक लेलैंड को छोड़ दें तो बाकी आज शॉर्ट कवरिंग भी थी, फ्रेश बाइंग भी थी। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए शॉर्ट कवरिंग वाली पे, और इसमें कल्याण ज्वेलर्स, अरविंदो फार्मा, अदानी इंटरप्राइजेस, महानगर गैस, AB फैशन। ये भी पूरी की पूरी वो स्लाइड है जिस पे शॉर्टिंग थी। शॉर्ट बिल्डअप PB इंफ्राटेक में M&M आज का सबसे, अगर आप देखें जो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा वो M&M। आज इसने अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल रेंज को छुआ। सुप्रीम इंडस्ट्री, वरुण बेवरेजेस, सोलर इंडस्ट्रीज, और आखिरी स्लाइड में आ गया यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग का आंकड़ा। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यूनाइटेड ब्रेवरीज, HAL, PVR INOX और दीपक नाइट्राइट। अच्छा, ये दीपक नाइट्राइट आज भी कोलैप्स हुआ। ये अर्निंग डिजास्टर था शुक्रवार का। एक बार लेके आइए दीपक नाइट्राइट को, और एट 1899 ये डे लो पर तो नहीं है, बट इस पर एक व्यू ले लेते हैं। मान लीजिए किसी की अभी भी इस पर ट्रैप पोजीशन है। आपका मानना क्या राजेश जी, इसका एक मल्टी मंथ, मल्टी ईयर और पोस्ट कोविड जो बेस है वो आता है करीब 1755 पे। जिसके पास होल्डिंग है एटलीस्ट 1750 तक का सब्र करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? थोड़ा करना चाहिए। देखिए उसमें एक चीज हुई है कि कल यानी फ्राइडे के दिन गैप डाउन हुआ था। वो जो गैप है, वो गैप अगर फिल करे तो अगर किसी की पोजीशन अटकी है, ऑब्वियसली किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होगा, तो थोड़ा अगर मुझे लगता है सब्र है और थोड़ा आप पेशेंस रखोगे विद स्टॉप लॉस जो ऐसा आपने कहा 1700-1720 के आसपास, तो लगता है एक स्विंग मिलेगा करीबन 1950 से लेके 2000 तक, जहाँ पे आपको लिक्विड करना है। लेकिन चार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, चार्ट बेरिश ही है। मैं सिर्फ यही अपेक्षा कर रहा हूँ कि यहाँ से ओवरसोल्ड है तो एक पुल बैक मिलेगा, जहाँ पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ओके, दीपक नाइट्राइट 1898 पर, और कुछ देर में हम पंचनामा की बात भी करेंगे, बट एक दो स्टॉक्स को और कंसिडर कर लेते हैं जो कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम ले आ रहा है। अच्छा, HDFC बैंक पे फिर लौट के आइए, और जो मैं बात कर रहा था 2 बजे कि HDFC बैंक की कमांडिंग पोजीशन में जा रहा है। सोनी जी ये बताइए, आपका ट्रेड था और नाउ वी आर गेटिंग ए क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो रहा है HDFC बैंक 7 फेब के बाद पहली बार। कोई ऑप्शन बताएंगे जिसे कैरी कर सकते हैं हम HDFC बैंक के? अगर मैं मान लीजिए रिस्क नहीं लेना चाहता फ्यूचर्स का, ऑप्शन कौन सा कंसिडर करना चाहिए? वीरेंद्र जी, यहाँ पे ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है एट द मनी पे ही करना चाहिए। 1720 थोड़ा सा मूव कर चुका है, बट अगर हल्की सी डिक्लाइन टुवर्ड्स 19 और 18 के रेंज में आता है तो वहां पे री एंटर कर सकते हैं। मुझे लगता है स्टॉप लॉस 10 पे लगा सकते हैं, टारगेट रहेगा टुवर्ड्स 25 पहले, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो मुझे लगता है आराम से आपको टुवर्ड्स 30 to 36 रेंज भी नजर आ सकता है। सो थोड़ा सा बाय ऑन डिक्लाइन करने की जरूरत है। कल फॉलो अप बाइंग अगर इस स्टॉक में रहती है तो डेफिनेटली सपोर्ट करेगा इंडेक्स को, और मुझे लगता है कि फ्यूचर्स में ही टुवर्ड्स 1750 के लेवल्स नजर आ सकते हैं, इसलिए एट द मनी की कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो फिलहाल ये राय HDFC बैंक पे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो डे लो के आसपास क्लोजिंग करते हुए, हालांकि डे लो से थोड़ा ऊपर ही हैं। भारती एयरटेल पे तो खबर का असर पड़ता दिखा हमें, डे लो के आसपास बंद हो। तो ITC एक बार स्टॉक लेकर आइए। इनफैक्ट शरद जी से बात भी हुई थी, देखिए एक चार्ट चेक भी लेते हैं ITC पे। प्रशांत जी आप बताइए, ITC डे लो के से थोड़ा ऊपर फिलहाल क्लोज करता हुआ, लेकिन क्या लग रहा है स्टॉक में फिलहाल जिनके पास है वो ITC को होल्ड करें या फिर एग्जिट करें, क्या करना चाहिए? यहाँ पे या क्लियर वीकनेस नजर आ रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि आइडियली किसी के पास होना नहीं चाहिए इतना वीक स्ट्रक्चर में, बट अगर किसी ने होल्ड करके रखा है तो आपको 400 के जस्ट नीचे 395 क्लियर कट एग्जिट पॉइंट रखना होगा। ये 395 395 के नीचे अगर क्लोज हो स्पॉट बेसिस, मुझे लग रहा है एग्जिट लेना बेहतर होगा। एग्जिट लेना बेहतर होगा। इसके अलावा जिसके पास है, जैसे कि आपने कहा कि होल्ड नहीं करना चाहिए, एग्जिट लगे, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है जहां पे वो शिफ्ट कर सकते हैं? फिलहाल मुझे लग रहा है कि फार्मा या मेटल्स में एक डिसेंट बेस नजर आ रहा है, बट कन्विक्शन नहीं है, तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ कैश में रहना। एक बार इट इज बेटर टू बाय हायर विथ इंश्योरेंस, बट मैं बॉटम लेवल पे बाय करना अवॉइड करना चाहूंगा। निफ्टी फार्मा और लिखे आइए निफ्टी बैंक। मेरी निगाहें निफ्टी बैंक पे हैं और निफ्टी बैंक एट 49,300, जैसे कि मैंने कहा था क्लोजिंग में 49,200 विल बी एन इंट्राडे थ्रेशोल्ड पॉइंट। वहाँ से करीब 100 पॉइंट निफ्टी बैंक पड़ गया। ज़्यादा प्रॉमिसिंग, ज़्यादा अगर आप देखिए अच्छा जो है ना इस वक्त वो है आपका निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक के दो शॉर्ट टर्म एवरेजेस 49,464 पे प्लेस्ड है, दोनों 10-20 डे। एक बार पूरा बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। जो चीज़ कंसिडर करने लायक है, कल मॉर्निंग में जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता या फिर वरीयता दे रहे होंगे, मेरे ख्याल से उसमें निफ्टी बैंक ही होगा। लुक एट HDFC बैंक क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, दैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जहाँ तक निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स का सवाल है, जो जब बात हुई थी ना, देवेंद्र जी से बात हो रही थी, उस वक्त हमने जो जिक्र किया था, एट 5909 निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में आज सबसे स्ट्रॉन्ग बार, रिकवरी बार, जिसमें लोअर शेडो काफ़ी वाइड है, वो क्रिएट हुई है। तो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जो वन वे फॉल था 6 फरवरी से लेकर टिल डेट तक का, आज पहला उसमें रिवर्सल आया है, पहला रिवर्सल, और वो काफ़ी हद तक विजिबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, बैंक ऑफ बड़ौदा पे, इवन PNB एट डे हाई। तो PSU बैंक्स कमांडिंग पोजीशन में। और राजेश जी आपका एस्ट्रल हो गया 4.25% ऊपर 1391 पे। जब जब आपने हिस्टोरिकली इसको ओवर ट्रेजेक्टरी से पिक किया है, ये पैसा बना के देता है, और इसीलिए मैं वो 2 बजे चौक भी गया था। लीजिए आज रिवर्सल का दिन, इट्स 1386। ये वर्थ है क्या राजेश जी, हाँ या ना में कंसिडर करने लायक? आई मीन फॉर टुमारो, मतलब कैरी कर ले क्या इसको? करना चाहिए। देखिए दो चीजें चार्टिकली यहाँ पे ऐड हुई है, एक तो बुलिश एनगल्फिंग, सेकंड लुक एट द वॉल्यूम। जो वॉल्यूम से पिछले 5 दिनों से वॉल्यूम है, तो हम जो बुलिश एनगल्फिंग विद द राइज इन वॉल्यूम की बात करते हैं, वो एस्ट्रल के डेली चार्ट पे दिखता है। जी चलिए अब क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। निफ्टी एट 22970, क्वाइट क्लोज टू 23,000, और निफ्टी बैंक 49,300 पे। निफ्टी IT की रिकवरी क्या रही? निफ्टी IT का आज का लो एग्जैक्टली रहा इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो इसने रिविजिट किया पोस्ट 7 जून, मतलब मोर और लेस जब चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद बाजार में एक शॉक लगा था। सारे एग्रेसिव जो सेक्टर्स थे वो बैकफुट पे आ गए थे। आज उसके बाद पहली बार इस अपने 200 डेमा को छुआ, बट एक अच्छी लॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है। बाकी अगर आप देखें तो आज निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे एडवांस डिक्लाइन रेशो, हालांकि याद रखिएगा उतना अच्छा नहीं था, प्रभावशाली नहीं था जितना होना चाहिए। सेम्स दैट सारा डैमेज कंट्रोल डेरिवेटिव्स में हुआ है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर, IT बैकफुट पे रहा, बट महत्वपूर्ण बात है कि लो बहुत डिफाइंड था, और उसके बाद अगर आप देखें तो स्मॉल कैप में थोड़ी स्थिरता थी। आगे चलते हैं और आते हैं निफ्टी के हीट मैप पे। क्या हुआ हीट मैप में? आज बैंक्स में रिकवरी थी, आज ऑटो में अगर आप देखें कुछ काउंटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अदानी एंटरप्राइजेस यानी आज का वो स्टॉक जिसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स थे, बजाज फिनसर्व, देन इंडसइंड बैंक। आई मीन आप टेक्निकली ठीक ठाक स्टॉक कह सकते हैं, स्पेशली अर्निंग्स के बाद। अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट। सीमेंट स्पेस पर बैंक विजिबल थी, लुक एट ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट। और ऑटो में क्या हुआ यहाँ पे? एक टाटा मोटर्स ठीक ठाक था, उसके बाद अगर आप देखें तो वो कुछ नहीं।
एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि रिलायंस जो है वो एटलीस्ट 12, 10, 20 के जोन को होल्ड कर रहा है। 1200 जो है इसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटर्स का जोन है, और जहां तक मारुति का सवाल है, इट्स अ पुल बैक फ्रॉम 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट्स गुड, ये अच्छी चीज़ है। बाकी अपोलो में थोड़ी सी अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग थी। बैकफुट पे क्या था, आज का डिजास्टर था एमएनएम। आई मीन किसी ने शायद कल्पना नहीं की होगी कि इस प्रकार के सेल्स नंबर्स के बीच में एमएनएम इस प्रकार का हॉरर शो देगा। बट अगेन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि टुडेज लो इज एग्जैक्टली 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक चीज़ जो कि मेरे अगेंस्ट थी, स्टैट्स के अगेंस्ट थी, वो थी टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस। दरअसल कल कोलैप्स होते हुए शुक्रवार के मार्केट में यही वो एक मात्र चंक था जिसने लॉन्ग विटनेस किया था, लेकिन ये आज लॉन्ग अनवाइंडिंग में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं कहना भूल गया यहाँ पे, दैट्स आई थिंक भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल कहाँ गया आपकी स्क्रीन पे? यस, एट 1676 सीएनबीसी आवाज़ की खबर के बाद ये डे लो पे नहीं, हालांकि पेन के साथ गिर रहा है और पेन के साथ क्लोज हो रहा है। बट इसमें बात क्या है कि सिग्नल पॉसिबली जो अपना एक चंक है कल ऑफलोड कर सकता है, जिसकी मेरे ख्याल से वैल्यू होगी 85 करोड़ के आसपास। ये सिंक हुआ, बट इट्स अ गुड क्लोज एंड स्पेशली आफ्टर आई थिंक 8 डेज, 8 दिन की गिरावट के बाद, ताबड़तोड़ गिरावट के बाद हमें एक पॉज मिला, और इसे कहते हैं श्रेया, मोगैम्बो खुश हुआ, है ना? बिल्कुल सर, मोगैम्बो खुश हुआ लगातार, जैसा कि आपने मेंशन किया। 8 दिन की भारी बिकवाली के बाद आंखों को आज सुकून मिल रहा था, ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, हरियाली काफ़ी हरियाली काफ़ी 8 दिनों के बाद देखने को मिली स्क्रीन पर, और अच्छा क्लोज कह सकेंगे। थोड़ी सी राहत की सांस तो आज ली होगी इन्वेस्टर्स ने, जिस तरीके से डूबते हुए को तिनके का सहारा दिखा के गया है बाजार। खैर ऐसे में बहुत सारे सवाल होंगे। सर कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टर्स को तो राहत मिलने में मौका मिला होगा, लेकिन हाँ, जिसने कुछ आज स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग अटेम्प्ट की होगी उनको तो बेनिफिट होगा। इन्वेस्टर्स को थोड़ा वक्त लगेगा, घाव इतना गहरा है कि वक्त लगेगा। उम्मीद की किरण तो दिखी होगी। हाँ, पक्का। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल होंगे आपके जहन में आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड। तो आज जो मार्केट के पंचनामा में थोड़े से विलंब के बाद हमारे साथ जुड़िए 3:35 पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सीएनबीसी आवाज़ के, और ऐसे सीएनबीसी आवाज़ के साथ बने रहिए। कल मुलाकात होगी सीधे, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।